कोरियन हाई स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट एंट्री लेता है, लेकिन शरीफों की तरह अपना इंट्रोडक्शन देने के बजाय रियो कॉन्गमिन सीधा क्लास से पूछता है कि भाई किसी के पास सिगरेट है क्या। टीचर को तो पहले ही सेकंड में समझ आ जाता है कि ये लड़का बड़ा सिरदर्द बनने वाला है और बाकी स्टूडेंट्स बस आंखें फाड़कर उसे देखते रह जाते हैं। बाद में जब क्लास खत्म होती है तो कॉन्गमिन देखता है कि स्कूल के कुछ गुंडे क्लास के एक बेचारे लड़के को कोने में ले जाकर उसकी रैगिंग कर रहे हैं। तभी उन गुंडों की नजर कॉन्गमिन पर पड़ती है और वो उससे पूछते हैं कि भाई तू अकेले यहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है। कॉन्गमिन बिल्कुल भोला बनते हुए कहता है कि वो अभी अभी विदेश से वापस आया है और उसे कोरिया के स्कूल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका कहना था कि उसका न तो कोई दोस्त है, न कोई पहचान और न ही उसे ये पता है कि यहाँ के नॉर्मल स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं। उसका ये सीधा साधा रूप देखकर स्कूल के बदमाशों की नजर उस पर टिक जाती है और वो उसे अपना शिकार बनाने की सोचते हैं। उनका लीडर कॉन्गमिन का टेस्ट लेने के लिए पूछता है कि क्या वो डेजॉन के एक बहुत ही मशहूर फाइटर को जानता है। ग्रुप में शामिल होने के चक्कर में कॉन्गमिन झूठ बोल देता है कि अरे हाँ, हम दोनों तो साथ बैठकर दारू पिया करते थे। बदमाश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, मानो उसकी बात पर यकीन कर रहे हो, और बड़े प्यार से उसे अपने ग्रुप में शामिल करके उसके दोस्त बनने का नाटक करते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद ह्योन नाम की वो लड़की अचानक आती है और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर खुद को उससे सटा लेती है। वो बड़े कातिलाना अंदाज में पूछती है कि क्या वो सीधा अपने घर जा रहा है। कॉन्गमिन जवाब देता है कि हाँ, आज पहला दिन था और वो बहुत बुरी तरह थक गया है, इसलिए सीधा घर ही जाएगा। इस पर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसकी थकान मिटाने में मदद कर सकती है और हमारा भाई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता और तुरंत तैयार हो जाता है। रात को ह्योन कॉन्गमिन को लेकर एक मोटल के कमरे में पहुंचती है। वो कमरे में उसके करीब आने का नाटक ही कर रही होती है कि तभी बाकी गुंडे फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अचानक बाहर निकल आते हैं। वो हंसते हुए बताते हैं कि भाई, जिस डेजॉन वाले फाइटर के साथ तूने पैग मारने की बात कही थी, हमने उसे अभी फोन लगा दिया है। यानी हमारे भाई का यहाँ बुरी तरह पोपट हो चुका था। पूरा ग्रुप उसे घेर लेता है, उसका मजाक उड़ाता है और ऐलान करता है कि आज से तू हमारा पर्सनल नौकर बनकर रहेगा। कॉन्गमिन अभी भी नादान बनने की एक्टिंग जारी रखता है ताकि उन्हें लगे कि उन्होंने सच में एक कमजोर नए स्टूडेंट को दबोच लिया है। तभी एक गुंडा कॉन्गमिन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसका कॉलर पकड़कर उसकी शर्ट फाड़ देता है, लेकिन शर्ट फटते ही सबकी हंसी गायब हो जाती है। कॉन्गमिन की पूरी बॉडी पर खतरनाक निशानों, पुराने जख्मों और ऐसी मस्कुलर फिजिक थी जो किसी भी नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की सोच से बाहर है। कोरिया आने से पहले उसने बटाला नाम की दुनिया की सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ऑर्गेनाइजेशन के एक प्राइवेट आइलैंड पर सालों तक ट्रेनिंग ली थी। उसने पानी के अंदर टॉर्चर झेलना, असली गोलियों के बीच बचना और ऐसे इंस्ट्रक्टर्स का सामना करना सीखा था जो सिर्फ 1 मिनट लेट होने पर सीधे गोली मार देते थे। क्योंकि कॉन्गमिन कोई मामूली या लाचार स्टूडेंट नहीं था, वो दरअसल स्पेड ए है, जो एक बेहद खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और कोरिया में अपने एक आखिरी मर्डर मिशन को पूरा करने आया है। उन बेवकूफों ने उस पर हाथ उठाकर अनजाने में उसके सबसे बड़े पर्सनल रूल को एक्टिवेट कर दिया था, और वो रूल ये था कि जो भी बंदा उस पर पहला वार करेगा वो सीधा उसका टारगेट बन जाएगा। कॉन्गमिन बस अपना हाथ उठाता है और उस गुंडे को ऐसा करारा तमाचा जड़ता है कि बंदा सीधा दूसरे यूनिवर्स की सैर करके जमीन पर जा गिरता है। वैसे भी कॉन्गमिन कभी खुद से पहले हमला नहीं करना चाहता था, वो तो बस चुपचाप इस बात का वेट कर रहा था कि ये लोग उसे हाथ उठाने का कोई बहाना दें। तभी एक लड़का उसके सिर पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करता है, लेकिन कॉन्गमिन उस लोहे के टैंक को एक ही हाथ से पकड़कर खाली केन की तरह मरोड़ देता है। इसके बाद वो उस लड़के का चेहरा पकड़ता है और सीधा बेड के अंदर घुसा देता है। इसके बाद जो हुआ उसे लड़ाई तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, वो तो बस एक तरफा सबक था। एक दूसरे गुंडे को उसने ऐसी लात मारी कि वो सीधा बाथरूम के सिंक को तोड़ता हुआ अंदर जा गिरा। उनका सबसे तगड़ा फाइटर, जो पहले एमएमए खेल चुका था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन कॉन्गमिन उसे दीवार के पार फेंक देता है और उसकी हालत बिल्कुल खस्ता कर देता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे। तो चलो कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। उसी दिन सुबह कॉन्गमिन स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक चौराहे पर खड़ा था और अपने देश के बदलते हालात को देखकर थोड़ा परेशान हो रहा था। उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तो अपने पापा के लिए दुकान से शराब और सिगरेट लाने का काम किया करता था, लेकिन अब कोरिया में उसे वो पुराना अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। उसे लगा कि कहीं तरक्की के चक्कर में लोगों ने अपनी इंसानियत तो नहीं खो दी। कॉन्गमिन पूरे 10 साल बाद कोरिया आया था और उसे लग रहा था मानो वो किसी फ्यूचर की दुनिया में कदम रख चुका है। जहां भी नजर जाती महंगी गाड़ियां और लोग लग्जरी ब्रांड्स पहने घूम रहे थे, जैसे ये उनके लिए कोई आम बात हो। वो उसी पार्क की तरफ चल पड़ता है जहां बचपन में वो एक बड़ी सी बत्तख वाली मूर्ति को देखा करता था। इस बार उसे वो बत्तख पहले से ज्यादा बड़ी लगती है और वो सोचता है कि क्या देश की तरक्की के साथ इस बत्तख का साइज भी बड़ा कर दिया गया है। खैर, इतनी तरक्की के बाद भी सड़कों पर खिले चेरी ब्लॉसम के फूल बिल्कुल पहले जैसे ही खूबसूरत लग रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास से दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। वो बच्चा भी बत्तख देखकर आ रहा था और अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे आज खाने में डक सूप पीना है। उसके पापा हंसते हुए कहते हैं कि मुझे पता था तुम यही मांगोगे, इसलिए मैंने पहले से ही टेबल बुक कर रखी है। उस बच्चे को देखकर कॉन्गमिन को भी अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। जब वो छोटा था तो अपने माता पिता के साथ इसी पार्क में आता था। उसके पापा उसे अपने कंधे पर बिठाते थे
और कॉन्गमिन गिरते हुए फूलों को पॉपकॉर्न कहता था। लेकिन उसके पापा प्यार से उसे टोकते हुए कहते थे कि बेटा, ये पॉपकॉर्न नहीं, चेरी ब्लॉसम के फूल हैं। उसे याद आया कि एक दिन उसकी मम्मी ने सबको साथ मिलकर थिएटर में मूवी देखने का आइडिया दिया था। जब उसके पापा ने उससे पूछा कि कौन सी फिल्म देखनी है, तो उसने बड़े एक्साइटमेंट में कहा कि उसे वो वाली फिल्म देखनी है जिसमें सौतेली माँ वॉशिंग मशीन में फंस जाती है और फिर उसका सौतेला बेटा पीछे से आकर उसकी मदद करता है। ये सुनकर उसकी मम्मी का तो मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसके पापा मजे लेते हुए बोले कि हाँ बेटा, ये वाली मूवी तो मुझे भी देखनी है। तभी उसके फोन की ट्यून बजती है और वो अपनी यादों की दुनिया से बाहर आ जाता है। कॉन्गमिन को बड़ा गुस्सा आता है कि साला उसे 2 मिनट भी शांति से जीने नहीं दिया जाता। वो जेब से अपना डिवाइस निकालता है जिसमें उसकी लोकेशन और उसके टारगेट का मैप साफ दिखाई दे रहा था। अपने चेहरे पर एक संजीदा लुक लाते हुए वो समझ जाता है कि अब काम शुरू करने का वक्त आ गया है। वो चलते चलते एक पास के स्टोर पर पहुंचता है जहां सिगरेट मिलती थी और वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी होती है। वो धीरे से स्टोर के अंदर जाता है, लेकिन काउंटर पर कोई नहीं था, इसलिए वो अंदर आवाज लगाता है कि भाई कोई है क्या। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही सिगरेट वाले सेक्शन की तरफ बढ़ जाता है ताकि तब तक एक पैकेट निकाल सके। वो जैसे ही सिगरेट के पैकेट को हाथ लगाता है, पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज आती है जो पूछती है कि क्या आजकल के स्कूल के बच्चों को स्मोक करने की इजाजत है। कॉन्गमिन पीछे घूमता है और उस शख्स से कहता है कि अंकल, मैं तो बस अपने पापा के काम से आया हूं। फिर कॉन्गमिन अपनी जेब से एक अजीब सा ब्लैक कार्ड निकालता है और कहता है कि ये मेरे पापा का कार्ड है। वो कार्ड को काउंटर पर रखता है और कहता है कि अगले 36 महीनों का बिल इसी से काट लेना। लेकिन वो आदमी शांत होकर कहता है कि भाई, मैं भी यहां खरीदारी करने आया हूं, इस दुकान का मालिक नहीं हूं। कॉन्गमिन तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि यार, मैंने विदेश में बहुत सारे कोरियन ड्रामा देखे हैं और आप बिल्कुल उन्हीं नाटकों के दुकानदारों जैसे दिखते हैं, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। ये सुनकर वो बुजुर्ग भी हैरान हो जाते हैं कि उन्हें अपने जैसा ही कोई दूसरा बंदा मिल गया जो हाल ही में विदेश से लौटा है। कॉन्गमिन कहता है कि ये तो बड़ी कमाल की बात है और फिर धीरे से पूछता है कि कहीं आप भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम तो नहीं करते जिसमें मैं करता हूं। कॉन्गमिन अपना काम बताने ही वाला था कि तभी वो बुजुर्ग अपनी जेब से चाकू निकालकर उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। चाकू की स्पीड इतनी खतरनाक थी कि लगा बस हमारे भाई का खेल यहीं खत्म हो गया और कहानी पहले ही चैप्टर में बंद हो जाएगी। लेकिन जब सीन साफ होता है तो पता चलता है कि कॉन्गमिन ने एक मामूली पैकेट की मदद से उस वार को आसानी से रोक दिया है। वो आदमी पूछता है कि क्या तू मुझे मारने आया है। कॉन्गमिन मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने के बाद भी आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। वो सीधे शेल्फ के बीच से हाथ डालकर उसकी गर्दन दबोचता है और उसे दूर फेंक देता है। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही निपटाने आया हूं क्योंकि तुमने हमारी टीम के कई बंदों को मार डाला है। वो बंदा जमीन पर गिरता है, लेकिन उठने से पहले वो कॉन्गमिन के उस ब्लैक कार्ड को देखकर दंग रह जाता है। दरअसल उस ऑर्गेनाइजेशन में एजेंट्स को उनकी रैंक के हिसाब से सिल्वर, गोल्ड और ब्लैक कलर के कार्ड्स दिए जाते हैं और वो ब्लैक कार्ड सिर्फ सबसे टॉप लेवल के कातिलों को ही मिलता है, जिसे इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसलिए उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कॉन्गमिन जैसी कम उम्र के लड़के के पास इतना खतरनाक और बड़ा लेवल हो सकता है। कॉन्गमिन बड़े प्यार से मुस्कुराता है और कहता है कि अंकल, इस तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो आदमी पूछता है कि तेरी वेपन कहाँ है। इस सवाल पर कॉन्गमिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कॉन्गमिन बिना किसी वेपन के आ गया। कॉन्गमिन कहता है कि यार, एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी वालों ने मेरे सारे हथियार जब्त कर लिए थे। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक कार्ड होल्डर इतना लापरवाह भी हो सकता है। बात करते करते वो पुराना हत्यारा चुपके से अपनी आस्तीन से एक धारदार ब्लेड बाहर निकाल लेता है और कॉन्गमिन को सीख देते हुए कि किलिंग का पहला रूल हमेशा वेपन पास रखना है, वो सीधे उसकी तरफ ब्लेड फेंक देता है। लेकिन पहले की तरह कॉन्गमिन बड़ी फुर्ती से उस उड़ते हुए ब्लेड को हवा में ही अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है। वो बुजुर्ग अपनी सीख जारी रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, दूसरा रूल है सरप्राइज अटैक। इतना कहते ही वो कॉन्गमिन की गर्दन पर अचानक हमला कर देते हैं, लेकिन कॉन्गमिन बिना किसी दिक्कत के उनका हाथ हवा में ही रोक लेता है। कॉन्गमिन उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है कि आप जैसे सीनियर एजेंट ने आखिर ऑर्गेनाइजेशन को धोखा क्यों दिया, जबकि आपको वहां हर तरह की सुख सुविधाएं मिल रही थीं। वो सच में इस धोखे की वजह जानना चाहता था, लेकिन वो आदमी एक पहेली की तरह बस इतना कहता है, एक लोहे का डिब्बा। कॉन्गमिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे शेल्फ पर रखा एक केन दिखाई देता है जो बीच से बिल्कुल कटा हुआ था। वो बुजुर्ग कहते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हुए हर एक दिन मुझे ऐसा लगता था मानो मैं किसी बंद डिब्बे में घुट रहा हूं। वो खुद को छुड़ाते हुए एक बार फिर पूरी ताकत से कॉन्गमिन की गर्दन की तरफ अपना ब्लेड आगे बढ़ाता है, लेकिन कॉन्गमिन उसके इस वार से बच जाता है और पास पड़े उसी केन से उसके हमले को रोकता है। हमला इतना तेज था कि ब्लेड उस डिब्बे को चीर देता है और कॉन्गमिन के हाथ में सिर्फ उसका ढक्कन रह जाता है। कॉन्गमिन मुस्कुराते हुए कहता है कि वाह अंकल, बातें तो बड़ी फिल्मी करते हो, कहीं आप शेक्सपियर के रिश्तेदार तो नहीं। ये सुनकर वो बुजुर्ग और भड़क जाते हैं और पागलों की तरह कॉन्गमिन पर लगातार हमले करने लगते हैं। वो पूरी ताकत से वार कर रहे थे, लेकिन कॉन्गमिन उनके हर हमले को रोक रहा था, जिससे उस अंधेरे कमरे में चिंगारियां उठ रही थीं। इस लड़ाई के बीच भी वो बुजुर्ग अपना ज्ञान देना बंद नहीं करते और कहते हैं कि दूसरों के इशारों पर नाचना असल में जीते जी नर्क भुगतने जैसा है। वो कहते हैं कि मैं बस इस गुलामी से आजाद होना चाहता था,
और इसी आजादी के लिए मैंने बगावत की। अब दोनों के बीच की लड़ाई और भी तेज और खतरनाक हो जाती है। एक पल के लिए लगा कि हमला सटीक बैठ गया, लेकिन वो ब्लेड बस कॉन्गमिन की टाई को काटता हुआ निकल जाता है। दोनों एक दूसरे पर आमने सामने से ऐसा तगड़ा वार करते हैं कि पूरा कमरा दहल उठता है। वो आदमी कॉन्गमिन के कंधे के पास उसकी पीठ पर कट मारने में कामयाब हो जाता है, तो वहीं कॉन्गमिन भी उस केन के ढक्कन से उसके गाल पर एक गहरा निशान छोड़ देता है। कॉन्गमिन उससे पूछता है कि क्या आपने अपना कुछ बहुत कीमती खो दिया है, क्योंकि कोई भी बंदा बिना किसी बड़ी वजह के इस तरह अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। चेहरे से खून बहने के बाद भी वो बुजुर्ग बिल्कुल शांत होकर जवाब देते हैं कि हाँ, मैंने अपना परिवार खो दिया। वो बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। बात करते हुए उनकी नजर काउंटर पर रखी एक फैमिली फोटो पर जाती है। वो बताते हैं कि ये लोग हर एजेंट के परिवार पर नजर रखते हैं ताकि कोई भी कभी गद्दारी करने की सोच भी न सके। वो अचानक फिर से कॉन्गमिन पर झपटता है, लेकिन इस बार वो काउंटर पर रखे एक पाउडर के पैकेट को उसकी तरफ उछाल देता है। आंखों के सामने धुंध छाने के बावजूद कॉन्गमिन फुर्ती से उसे पकड़ता है और सीधा जमीन पर दे मारता है। वो सीधे उस फैमिली फोटो के ऊपर गिरता है और दर्द में मुस्कुराते हुए कहता है कि आज मैं जो ये आजाद जिंदगी जी रहा हूं, उसकी कीमत मेरे परिवार की मौत है। कॉन्गमिन ये सोचकर हैरान था कि सब कुछ पता होने के बाद भी इस आदमी ने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। वो नीचे गिरा पड़ा रहता है और कॉन्गमिन उसके सामने खड़ा होकर उसे देखता है। वो बुजुर्ग बताते हैं कि ये दुकान कोई मामूली जगह नहीं है, मैं अक्सर यहाँ आया करता था, इस वजह से यहाँ के मालिक से मेरा अच्छा रिश्ता बन गया था। लेकिन एक दिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि वो बेचारा दुकानदार थकान से चूर था। मैंने हमदर्दी दिखाते हुए उससे कहा कि भाई, आज दुकान बंद करो और जाकर आराम कर लो। लेकिन उस दुकानदार ने जवाब दिया कि मैं आराम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे वो एक नंबर का बेवकूफ लगा जो दूसरों के लिए अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहा था। तभी कॉन्गमिन की नजर अंदर के कमरे पर पड़ती है, जहां उस बेचारे दुकानदार की लाश पड़ी थी, जिसका सिर दीवार से टकराकर कुचल दिया गया था। कॉन्गमिन हैरान होकर पूछता है कि क्या तुमने सिर्फ इस बकवास सोच की वजह से उस बेगुनाह दुकानदार को जान से मार दिया? वो आदमी गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है कि हाँ, मुझे परिवार के नाम पर ये कुर्बानी देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है कि वैसे भी वो बुढ़ा अपनी इस जिंदगी से कभी खुश नहीं था। कमरे में एक अजीब सा खौफनाक माहौल बन जाता है और वो पूछता है कि कॉन्गमिन, क्या तू भी किसी परिवार को बचाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का गुलाम बना हुआ है? कॉन्गमिन चुप रहता है, तो वो गंभीर आवाज में कहता है कि बेटा, परिवार और कुछ नहीं बल्कि तुम्हें बांध कर रखने वाली एक जंजीर है। ये बात कॉन्गमिन के दिल पर लगती है और वो कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। तभी वो मौका पाकर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कॉन्गमिन के पीछे रखी पूरी अलमारी चकनाचूर हो जाती है। वो उस मलबे का फायदा उठाकर सीधा कॉन्गमिन का सिर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे परिवार जैसी बकवास पर कोई भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि उसने काम तमाम कर दिया, लेकिन जब धूल हटती है तो वहां कॉन्गमिन का नामो निशान नहीं होता और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक तेज धार उसकी गर्दन को चीरती हुई निकल जाती है। कॉन्गमिन इतनी स्पीड से उसके पार गया था कि उस मरते हुए आदमी के मुंह से सिर्फ यही निकला कि भाई, ये तूने कैसे किया? कॉन्गमिन अपने हाथ में वही छोटा ब्लेड दिखाता है जिसे उसने पहले हवा में ही पकड़ लिया था। वो बड़े आराम से कहता है कि अंकल, आपको अपनी ही वेपन पर नजर रखनी चाहिए थी। वो उसे आखिरी सबक देते हुए कहता है कि अगली बार से अपनी चीजें ऐसे बिना सोचे समझे मत फेंकना। गर्दन से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो चलने फिरने लायक भी नहीं बचता। उसके हाथ से सारे ब्लेड छूट जाते हैं और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर ढेर हो जाता है। वो अपनी गर्दन को दबाकर खून रोकने की आखिरी नाकाम कोशिश करता है, लेकिन मरते मरते उसे समझ आ जाता है कि इस लड़के ने उसे कभी अपना असली कंपटीशन समझा ही नहीं था। कॉन्गमिन भी इस बात को कंफर्म करता है और कहता है कि मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारी इस बगावत के पीछे कोई बड़ी वजह है भी या नहीं। वो उसे यकीन दिलाता है कि भाई, इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं था, ये तो बस मेरा काम था। बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने सच में मुझे मारने के लिए एक खतरनाक मॉन्स्टर को भेजा है, लेकिन कॉन्गमिन तुरंत उसकी इस गलतफहमी को दूर कर देता है। वो उसके पास झुककर उसके कान में धीरे से कहता है कि अंकल, मेरे कोरिया आने का असली मकसद आप नहीं हो। ये सुनकर वो आदमी दंग रह जाता है। कॉन्गमिन उसे बताता है कि आप तो मेरे रास्ते का बस एक छोटा सा स्टॉप थे। वो बताता है कि मेरा असली टारगेट बहुत ही स्पेशल और वीआईपी बंदा है। वो इतना खतरनाक है कि उसे खत्म करने के लिए मुझे भी अपनी जान दांव पर लगानी पड़ सकती है। वहां से जाने के लिए मुड़ते हुए कॉन्गमिन कहता है कि मुबारक हो अंकल, मैंने आपको वो आजादी दे दी है जिसके लिए आप तड़प रहे थे, यानी अब आप हमेशा के लिए आजाद हो। उस खून से सने कमरे को पीछे छोड़ते हुए कॉन्गमिन बाहर आकर अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि पहला छोटा टारगेट साफ कर दिया गया है। वो खुद से कहता है कि हाँ, वार्म अप के हिसाब से वो काफी ठीक ठाक फाइटर था। अब वक्त था अपने असली मिशन पर जाने का। लेकिन अपनी फटी हुई और खून से सनी शर्ट को देखकर वो सोचता है कि भाई, पहले एक नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ेगी। वो एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि कल से असली खेल शुरू होने वाला है और अपने कहे मुताबिक अगले ही दिन सुबह वो उसी हाई स्कूल की तरफ कदम बढ़ाता है जहां उसका असली टारगेट मौजूद था। 1 महीने पहले एंजलस डिस्ट्रिक्ट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर के आलिशान मैंशन में कॉन्गमिन अपने एक मिशन पर जाता है, लेकिन वहां कदम रखते ही उसका सामना भारी भरकम सिक्योरिटी से होता है। हमारे भाई के हाथ में सिर्फ एक मामूली रिवॉल्वर है,
जबकि उसका टारगेट मैनुअल सैंटोस चारों तरफ से हथियारों से लैस बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है। फिर भी कॉन्गमिन उसे ताना मारते हुए कहता है कि भाई तुम खुद ही चुपचाप मर जाते तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैनुअल को अच्छे से अंदाजा है कि उसके सामने एक खतरनाक प्रोफेशनल किलर खड़ा है, इसलिए वो गिड़गिड़ाते हुए कॉन्गमिन से मिन्नत करता है कि कम से कम उसकी फैमिली को जाने दिया जाए। कॉन्गमिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे मैनुअल की वाइफ अपने सहमे हुए बच्चे को गले से लगाए दिखती है। मैनुअल फिर से हाथ जोड़कर कहता है कि उनका इन सब डीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर कॉन्गमिन एक गहरी सांस लेता है और सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है, और फिर सबको हैरान करते हुए वो मैनुअल से कहता है कि उसकी फैमिली यहां से आराम से जा सकती है। दरअसल कॉन्गमिन का एक सख्त असूल है कि वो अपने टारगेट के अलावा किसी भी बेगुनाह पर हाथ नहीं उठाता जब तक कि वो खुद उस पर पहले हमला न कर दें। ये बात सुनते ही मैनुअल को लगता है कि कॉन्गमिन कमजोर पड़ रहा है और वो फौरन अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को उस पर निशाना साधने का हुक्म दे देता है। मैनुअल कॉन्गमिन को नीचा दिखाते हुए कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ऐसी फालतू की दया दिखाता है वो बी ग्रेड का कॉन्ट्रैक्टर कहलाने के लायक भी नहीं है। वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं तो फालतू में ही डर गया था, मुझे लगा था कि तुम बाताला से आए कोई बड़े खिलाड़ी हो। अब अगर बाताला की बात करें तो ऊपर से देखने पर यह अमीरों का एक बेहद आलीशान कैसिनो है जहां करोड़ों का दांव लगाया जाता है, लेकिन इस चमक दमक वाले कैसिनो के पीछे एक बहुत ही खौफनाक और काला सच छिपा हुआ है। असल में ये जगह खुलेआम सुपारी देने और मर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स बांटने का काम करती है, और पावरफुल होने की वजह से सरकार भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अपने इसी रसूख और नेटवर्क के दम पर उन्हें मैनुअल को रास्ते से हटाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एक गोरी ब्लोन डीलर उस खास क्लाइंट के सामने ताश के पत्तों को फैलाती है और उसे उनमें से कोई एक पत्ता चुनने को कहती है। वो क्लाइंट को समझाती है कि जो पत्ता आप चुनेंगे उसी से तय होगा कि आपका कातिल किस लेवल का होगा। क्लाइंट मुस्कुराकर कहता है कि मुझे ये बात अच्छे से पता है। इसके बाद वो बंदा सीधे सबसे हाई रैंक वाला पत्ता यानी हुक्म का इक्का स्पेडे उठा लेता है। डीलर उसकी पसंद देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसे टोकते हुए कहती है कि हुक्म के इक्के वाले किलर को हायर करने की फीस बहुत ही ज्यादा है। पर क्लाइंट के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती, क्योंकि वो पहले से ही इस काम के लिए बेशुमार दौलत और खजाना तैयार करके लाया था। वो साफ शब्दों में डीलर को बता देता है कि उसे ये काम बिना किसी देरी के तुरंत पूरा चाहिए। वापस मैनुअल के मैंशन के सीन में कॉन्गमिन वहां के सारे गार्ड्स को धूल चटा चुका है और सीधे मैनुअल के माथे के बीचों बीच गोली मार देता है। लाशों के इस ढेर के बीच वो आराम से अपनी सिगरेट जलाता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, जब तक कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाता मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। मैनुअल की वाइफ वहीं खड़ी कांप रही होती है और अपने पति की लाश को देखकर बुरी तरह डर जाती है। कॉन्गमिन उसके पास जाता है और उसके पति की मौत पर झूठी हमदर्दी जताता है। वहां से जाते जाते वो उस औरत से कहता है कि एक दिन उसे अपने इन सारे गुनाहों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहां कॉन्गमिन अपनी नई क्लासरूम में एंट्री लेता है, पर सीधे सादे स्टूडेंट की तरह खुद को इंट्रोड्यूस करने के बजाय वो अपना स्वैग दिखाते हुए सीधा पूछता है कि भाई किसी के पास सिगरेट है क्या। वहां खड़ा टीचर भी उसके इस धांसू एटीट्यूड को देखकर सहम जाता है। वो कॉन्गमिन से पूछता है कि भाई तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हारी हरकतें टीचर की इज्जत उतारने जैसी लग रही हैं। कॉन्गमिन बिना किसी नखरे के बोल देता है कि वो नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, जिस पर टीचर उसे तमीज से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। कॉन्गमिन बोर्ड पर अपना नाम लिखकर कहता है कि वो डेजॉन से आया है, पर उन नादान बच्चों को क्या पता कि ये डेजॉन से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ऑर्गेनाइजेशन बाताला से आया है। असल में उसने इस हाई स्कूल में एडमिशन सिर्फ इसलिए लिया है ताकि वो उस टारगेट के करीब पहुंच सके जिसका शिकार करने वो साउथ कोरिया आया है। साउथ कोरिया एक काफी सेफ देश माना जाता है, इसलिए कॉन्गमिन को पता था कि टारगेट तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ही नॉर्मल बनकर रहना होगा। उसके सीधे सादे इंट्रोडक्शन के पीछे उसका असली और खतरनाक इरादा छिपा था, पर क्लास में कोई भी इस बात को भांप नहीं पाता। कोरिया आने से पहले उस ब्लोन डीलर ने उसे इस मिशन से जुड़ी कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दी थी। उसने बताया था कि टारगेट साउथ कोरियन है और फिलहाल सियोल में ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि खुद ऑर्गेनाइजेशन को भी ये नहीं पता था कि असली टारगेट कौन है। ये सुनकर कॉन्गमिन के होश उड़ गए, लेकिन डीलर ने साफ कर दिया कि भले ही ये मजाक लगे पर सच यही है। यानी क्लाइंट ने सिर्फ टारगेट का नाम बताया था और उसके अलावा कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं दी थी। कॉन्गमिन को यह मिशन काफी मजेदार लगता है और क्योंकि वो अपने काम का पक्का खिलाड़ी है, वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। अपनी खुद की रिसर्च के बाद वो उस क्लासरूम की तरफ बढ़ता है जहां उसका टारगेट होना चाहिए था, लेकिन क्लास में झांकने पर पता चलता है कि वो बंदा आज स्कूल ही नहीं आया है। वो सोच ही रहा था कि अब आगे क्या किया जाए, तभी उसे गलियारे में दो स्टूडेंट्स के आपस में भिड़ने की आवाज सुनाई देती है जो एक दूसरे को रास्ते से हटने को कह रहे थे। तभी टेटू वाला एक गुंडा टाइप लड़का दरवाजे का सहारा लेकर दूसरे सीधे सादे लड़के को ऐसी लात मारता है कि वो सीधा दीवार से जा टकराता है। पास से देखने पर पता चलता है कि ये टेटू वाला लड़का स्कूल के गुंडों का लीडर है। तभी उनके ग्रुप की एक लड़की चोई हाय यॉन दूर खड़े कॉन्गमिन को देख लेती है। वो अपने ग्रुप का ध्यान कॉन्गमिन की तरफ खींचती है और वो टेटू वाला लीडर कॉन्गमिन से अकड़कर पूछता है कि क्या वो अकेला है। कॉन्गमिन मासूमियत से जवाब देता है कि हाँ भाई, मैं अकेला हूं क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। पर अंदर ही अंदर उसने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया था। कॉन्गमिन उन गुंडों से दोस्ती का नाटक करता है
और वो उसे अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जाते हैं जहां वो स्मोकिंग और बाकी फालतू चीजें करते हैं। उनका लीडर कॉन्गमिन से पूछता है कि क्या वो वाकई डेजॉन से आया है, और कॉन्गमिन हाँ में सिर हिला देता है। फिर वो कॉन्गमिन का टेस्ट लेने के लिए पूछता है कि क्या वो ली सुंगवोन को जानता है, जो डेजॉन का सबसे बड़ा डॉन यानी टॉप डॉग है। कॉन्गमिन भांप जाता है कि ये लोग उसका टेस्ट ले रहे हैं और वो भी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वो बड़ी शान से कहता है कि अरे हाँ भाई, उसे कौन नहीं जानता। जब मेरा ट्रांसफर हो रहा था तो उसने मुझे जबरदस्ती पार्टी दी और खूब शराब पिलाई थी, और जब हम दोनों को तगड़ा नशा चढ़ गया तो नशे में धुत होकर सुंगवोन ने वहां की कराओके मशीन ही तोड़ डाली। ये सुनकर हाई यॉन काफी इंप्रेस हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम भी अपने शहर के कोई बड़े गुंडे थे। कॉन्गमिन एकदम शरीफ बनते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं और सुंगवोन तो बस ऐसे ही जान पहचान वाले थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनका लीडर ये सब सुनकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कॉन्गमिन छुपा रुस्तम है और वाकई कोई खतरनाक बंदा है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कॉन्गमिन को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देता है। कॉन्गमिन भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिला लेता है क्योंकि कोरिया में इन्हें अपना पहला दोस्त बनाने में उसका खुद का फायदा था। वो सब रात होने तक साथ घूमते हैं। जब वो लोग बस पकड़कर चले जाते हैं और कॉन्गमिन अकेला बचता है तो उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसे किडनैप करके एंजेलस के नर्क में भेज दिया गया था। सुनसान सड़कों पर चलते हुए वो सोचने लगता है कि अगर उसकी जिंदगी में वो खौफनाक मोड़ ना आया होता तो आज उसकी लाइफ कैसी होती। तभी अचानक पीछे से हाई यॉन आती है और बड़े प्यार से उसका हाथ थामकर एकदम चिपक कर खड़ी हो जाती है। हाई यॉन उससे पूछती है कि क्या तुम सीधे घर जा रहे हो। थका हुआ कॉन्गमिन कहता है कि हाँ यार, आज मैं बहुत थक गया हूं। तभी हाई यॉन उसे एक कमाल का ऑफर देती है और कहती है कि क्यों ना हम दोनों कहीं चलकर थोड़ा टाइम स्पेंड करें और रिलैक्स करें। इसके बाद वो उसे एक मोटेल के रूम में ले जाती है और ले जाकर सीधे सॉफ्ट बेड पर धकेल देती है। कॉन्गमिन भी कमरे के माहौल और उस लड़की की खूबसूरती देखकर थोड़ा बहक जाता है। वो बिल्कुल एक प्रो खिलाड़ी की तरह बेड पर उसके करीब आती है और धीरे से पूछती है कि बोलो, अब क्या करने का इरादा है। तभी कॉन्गमिन अचानक उससे एक हैरान करने वाली बात पूछता है, क्या आजकल के बच्चे इसी को रैगिंग या बुलिंग कहते हैं। और तभी कमरे के अंधेरे कोने से उसके बाकी दोस्त बाहर निकल आते हैं और पता चलता है कि ये लोग शुरू से ही कॉन्गमिन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो सारे गुंडे कॉन्गमिन का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं कि देखो कैसे एक लड़की के हाथ लगाते ही इसकी हालत खराब हो गई। यहां तक कि हाई यॉन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती और कॉन्गमिन से पूछती है कि बताना जरा, मेरी एक्टिंग कैसी थी। कॉन्गमिन बड़े शांत तरीके से उनसे पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन उनका लीडर उल्टा उसी से सवाल करने लगता है। असल में उस लीडर को पता चल गया था कि कॉन्गमिन ने सुंगवोन को लेकर झूठ बोला था क्योंकि सुंगवोन को बचपन से लीवर की बीमारी है और वो शराब की एक बूंद भी नहीं छू सकता। ऊपर से इस लीडर ने खुद सुंगवोन को फोन करके कंफर्म किया था और उसने साफ कह दिया कि वो कॉन्गमिन नाम के किसी बंदे को जानता तक नहीं। कॉन्गमिन अनजान बनने का नाटक करते हुए धीरे से बेड से उठता है, जबकि वो लोग उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुमने झूठ बोलने में बड़ी बचकानी गलती कर दी। कॉन्गमिन अभी भी उनसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़का आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक करारा थप्पड़ जड़ देता है। वो हंसते हुए कहते हैं कि बेटा, आज के बाद से तू हमारी क्लास का ऑटोमेटिक दरवाजा बनेगा, जब भी हम आएंगे तू गेट खोलेगा। और फिर वो लड़का कॉन्गमिन को और नीचा दिखाने के लिए उसकी शर्ट के बटन खींचकर फाड़ देता है, लेकिन शर्ट फटते ही उनके सामने जो सीन आता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल कोरिया आने से पहले कॉन्गमिन ने इस मिशन को करने से मना कर दिया था क्योंकि टारगेट की कोई डिटेल्स मौजूद नहीं थी। जब डीलर ने उससे मना करने की वजह पूछी तो उसने साफ कहा कि कोरिया में इस नाम के लाखों लोग होंगे, क्या तुम चाहती हो कि मैं उन सबको मार दूं? ये मिशन बिल्कुल बकवास है। पर असल में कॉन्गमिन के मन में एक डर ये भी था कि वापस अपने देश जाकर वो इमोशनल हो सकता है और कोई ऐसी गलती कर सकता है जो वो नहीं करना चाहता। तभी डीलर उसे समझाती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मिशन कोई आम मिशन नहीं है। ये मिशन इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने के बदले उसे इनाम में इस ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। आजादी की बात सुनते ही कॉन्गमिन दंग रह जाता है क्योंकि डीलर सीधे तौर पर कह रही थी कि इस काम के बाद उसे कभी वापस बाताला लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये उसकी जिंदगी का आखिरी मिशन हो सकता था और इसी वजह से उसे हर हाल में इस काम को अंजाम देना था। इधर वापस मोटेल के सीन में उन गुंडों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है क्योंकि कॉन्गमिन की पूरी बॉडी पर गहरे जख्मों के निशान थे और उसकी बॉडी किसी नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट जैसी बिल्कुल नहीं थी। कॉन्गमिन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है क्योंकि थप्पड़ मारने वाले लड़के ने उसका पहला नियम एक्टिवेट कर दिया था, यानी अब वो खुलकर हाथ उठा सकता था। कॉन्गमिन अपना हाथ उठाता है और उस लड़के को ऐसा जोरदार थप्पड़ रसीद करता है कि उसका पूरा चेहरा घूम जाता है और वो कमरे के दूसरे कोने में जा गिरता है। अपने दोस्त को सिर्फ एक ही थप्पड़ में अधमरा होते देख बाकी सारे लड़के डर के मारे कांपने लगते हैं। कॉन्गमिन एक ठंडी सांस लेता है कि भाई शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी, पर असल में उसका प्लान शुरू से यही था कि ये लोग पहले उस पर हमला करें, इसीलिए उसने इतना भीगी बिल्ली बनने का नाटक किया था। कॉन्गमिन अपनी मुट्ठी कसता है और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आता है। वो ठंडे लहजे में कहता है, चलो अब तुम सबकी बारी है। 6 साल पहले कामातयन नाम के एक सुनसान सीक्रेट आइलैंड पर, जो बाताला का ही था, कॉन्गमिन को बेहद दर्दनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था।
उसे भारी भरकम टायरों और जंजीरों से बांधकर पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता था। उस समय उसका नाम सिर्फ ट्रेनी नंबर 55 था। इस जानलेवा ट्रेनिंग के बावजूद वो बिना सांस लिए कई मिनटों तक पानी के अंदर रहने की काबिलियत रखता था। जब वो पानी से रेंगते हुए बाहर आता था तो उसकी बॉडी पर समुद्री कीड़े मकोड़े चिपके होते थे और वो बमुश्किल अपनी जान बचा पाता था। वो खुद को घसीटते हुए फिनिश लाइन की तरफ ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो लाइन के पास पहुंचता है उसका ट्रेनर उसके सिर पर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुमने टाइम लिमिट से 1 मिनट ज्यादा ले लिया। लेकिन कॉन्गमिन के चेहरे पर मौत का जरा सा भी खौफ नहीं दिखता और वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है और पलक झपकते ही कॉन्गमिन अपने ट्रेनर को निहत्था कर देता है और फिनिश लाइन पर लगे नुकीले फ्लैग को सीधे उसके हाथ के आर पार घुसा देता है। कॉन्गमिन उसी की बंदूक उस पर तान देता है। घायल होने के बावजूद ट्रेनर मुस्कुराता है और कॉन्गमिन की तारीफ करता है कि उसने मुश्किल वक्त में अपने आसपास की चीजों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उसे इस बात से और भी ज्यादा हैरानी थी कि सिर पर बंदूक होने के बाद भी इस लड़के की पलकें तक नहीं झपकी। कॉन्गमिन शांत आवाज में कहता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है कि पहली गोली हमेशा ब्लैंक होती है ताकि कोई हादसा न हो। इसके बाद वो बंदूक को लोड करता है क्योंकि उसे मालूम है कि पहली गोली के बाद की सारी गोलियां असली होती हैं। वो सीधे ट्रेनर पर निशाना साधता है और कैमरा घूमते ही दूर से एक जोरदार गोली चलने की आवाज आती है। अब वापस आज के समय में जब वो इस शांत और सुरक्षित देश के बच्चों के साथ फंसा है जो उसके बचपन के नर्क से बिल्कुल अलग है, तो कॉन्गमिन को लगता है कि इन बच्चों को जान से मारना ठीक नहीं होगा। वो एक ठंडी सांस लेता है और इस सिचुएशन को बिना किसी खून खराबे के सुलझाने का फैसला करता है। कॉन्गमिन नीचे झुककर अपनी शर्ट के टूटे हुए बटन उठाने लगता है और साथ ही दिमाग में एक बहाना ढूंढता है जिससे वो इन पर हाथ उठा सके। वो नहीं चाहता कि ये कोई एक तरफा हमला लगे। वो चाहता है कि पहले ये लोग खुद उस पर वार करें ताकि जो भी मार इन्हें पड़े वो इन्हें अपनी गलती की सजा लगे। कॉन्गमिन जानबूझकर उनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और मौका मिलते ही उनमें से एक लड़का पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेता है। वो लड़का हंसते हुए कॉन्गमिन का मजाक उड़ाता है कि जब तू सीधे हॉस्पिटल पहुंचने वाला है तो तुझे अपनी यूनिफॉर्म के बटनों की पड़ी है। वो पूरे जोर से वो भारी सिलेंडर कॉन्गमिन के सिर की तरफ घुमाता है और पूछता है कि बेटा अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया है या नहीं। लेकिन कॉन्गमिन उसे सदमे में डाल देता है जब वो एक हाथ से उस भारी सिलेंडर को हवा में ही पकड़ लेता है और अपने खाली हाथों से उसे पिचक डालता है। लड़के की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि कॉन्गमिन ने लोहे के मजबूत सिलेंडर को किसी कागज की तरह मरोड़ दिया था। इसके बाद कॉन्गमिन अपने अगले प्लान पर काम करता है जो था इन सब के दिलों में खौफ पैदा करना। वो सीधे उस लड़के का चेहरा पकड़ता है और उसे इतनी बेरहमी से बेड पर दे मारता है कि उसकी सारी अकड़ हवा हो जाती है। उस लड़के का सिर सीधे बेड के अंदर धंस जाता है जिसे देखकर बाकी सब बुरी तरह डर जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि कॉन्गमिन कोई मामूली इंसान नहीं है। वो अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि कॉन्गमिन पलक झपकते ही उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बड़े आराम से कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। हाय यॉन और उसका दोस्त उसके इस तरह अचानक पीछे प्रकट होने से बुरी तरह घबरा जाते हैं। हाय यॉन उसे बातों में फंसाने की कोशिश करती है और डरते हुए कहती है कि क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि एक लड़की पर हाथ उठाओगे। कॉन्गमिन उसकी बकवास को पूरी तरह इग्नोर करता है और सीधे पूछता है कि तुम्हारा वो आखिरी दोस्त कहाँ है जो आज स्कूल नहीं आया। कॉन्गमिन दूसरे लड़के को दीवार से सटा देता है और उस पर दबाव बनाते हुए पूछता है कि वो कहाँ छुपा है। कांपते हुए वो लड़का पूछता है कि तुम्हें उससे क्या काम है। इस पर कॉन्गमिन बेहद डरावने लहजे में कहता है क्या कोई ऐसी वजह है कि मैं उसके बारे में नहीं पूछ सकता। तभी वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि अगर मैं बता भी दूंगा तो भी तू मुझे छोड़ेगा नहीं। वो तेजी से भागकर बाथरूम में घुस जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। कॉन्गमिन भी आराम से उसके पीछे बाथरूम की तरफ जाता है और कहता है कि भाई बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हैरानी की बात यह होती है कि अंदर जाने पर कॉन्गमिन को कोई नहीं दिखता, पर तभी वो लड़का चुपके से ऊपर से नीचे कूदता है और कॉन्गमिन के पीछे आ जाता है। वो झपट्टा मारकर शावर के पाइप को कॉन्गमिन के गले में लपेट देता है और हंसते हुए कहता है कि मेरा भागना तो सिर्फ एक नाटक था बेटा। वो पाइप को और कसता है और बड़ी अकड़ के साथ कहता है कि मेरा असली सपना तो ब्लैक ड्रैगन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीतना है। पर उसकी ये अकड़ उसी वक्त चकनाचूर हो जाती है जब कॉन्गमिन उस मजबूत मेटल के पाइप को किसी धागे की तरह फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। कॉन्गमिन धीरे से पीछे मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है वैसे एक्टिंग तो मैं भी काफी अच्छी कर लेता हूँ। वो लड़का खौफ से कांपने लगता है, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता कॉन्गमिन उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे वो सीधे सिंक से टकराता है और वहीं बेहोश हो जाता है। यह असल में उसके प्लान का तीसरा स्टेप था, यानी इन बदमाशों के दिमाग में अपने नाम का ऐसा खौफ बैठाना कि इनकी रूह कांप जाए। बाहर खड़ी हाई यॉन डर के मारे चिल्लाने लगती है। वो भागकर अपने लीडर के पास जाती है और रोते हुए कहती है कि चलो यहां से स्कूटी लेकर तुरंत भाग चलते हैं। कॉन्गमिन आराम से बाहर आता है और कहता है कि अरे भाई इतनी दूर भागने की क्या जरूरत है जब तुम लोग सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। कॉन्गमिन जैसे ही उनकी तरफ कदम बढ़ाता है हाई यॉन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो उस टैटू वाले लीडर से बार बार भागने को कहती है। तभी वो लीडर भागने के बजाय दरवाजे की तरफ बढ़ता है और अपनी शेखी बघारते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, मैं नेशनल एमएमए टीम का होने वाला चैंपियन हूं। वो बताता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में था और रिंग में उसने अपने ओपोनेंट की ऐसी धुनाई की थी कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो सका। अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए
वो दरवाजे के हैंडल को हाथ से दबाकर पिघला देता है और फिर कॉन्गमिन की तरफ झपटता है क्योंकि उसे किसी ताकतवर से लड़ने का बड़ा शौक था। वो हवा में छलांग लगाते हुए सीधे कॉन्गमिन का सिर फोड़ने के लिए एक खतरनाक पंच मारता है। इसी बीच बगल के कमरे में एक लड़का एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी अचानक वो टेटू वाला लीडर दीवार फाड़ते हुए सीधे उनके कमरे में आ गिरता है। कॉन्गमिन के एक ही वार से उस चैंपियन की सारी हवा निकल जाती है और इसी के साथ उनके मिशन का चौथा स्टेप भी पूरा हो जाता है। इस चौथे स्टेप का मकसद इस पूरे ग्रुप के हौसले को तोड़ना था और कॉन्गमिन के पास इस तरह प्लानिंग से काम करने की एक बहुत बड़ी वजह थी। इधर हाई यॉन दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, पर उसका बेवकूफ लीडर जाते जाते दरवाजे का हैंडल तोड़ गया था, जिसकी वजह से वो अंदर ही फंस जाती है। तभी अचानक कॉन्गमिन किसी भूत की तरह उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, हाँ भाई, तो अब क्या प्लान है? हाई यॉन डर के मारे जम जाती है, लेकिन कॉन्गमिन बड़े आराम से आगे बढ़ता है और टूटे हुए दरवाजे को खोलकर दिखाता है। ये भी उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा था। उसका मानना था कि जब किसी इंसान के मन में पूरी तरह डर बैठ जाए तब उसे थोड़ी सी दया दिखाना उसे पूरी तरह काबू में कर लेता है। हाई यॉन जमीन पर गिरकर रोने लगती है और अपनी जान की भीख मांगती है। कॉन्गमिन उससे कहता है कि शांत हो जाओ, मेरा तुम पर हाथ उठाने का कोई इरादा नहीं है, बस मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। कॉन्गमिन प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है कि इस कमरे में मौजूद लोगों में से सिर्फ तुम ही हो जो मेरा ये काम कर सकती हो। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाई यॉन डरते हुए फौरन हाँ कह देती है और फिर कॉन्गमिन अपना पहला सवाल पूछता है, जो कि उस गायब स्टूडेंट के बारे में था। इसी बीच शहर के एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में कुछ गुंडे अपनी हालिया ब्लैकमेलिंग की कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं। सीन की शुरुआत में गैंग का बॉस मजे से बीफ चबा रहा है और पूरे टौरे के साथ अपने चमचों से कह रहा है कि भाई जिंदगी हो तो ऐसी। तभी उसका एक गुर्गा बॉस का ध्यान उनके वीडियो पर आ रहे भारी ट्रैफिक की तरफ खींचता है और कहता है कि भाई पुलिस हमें ट्रैक कर सकती है। वो सलाह देता है कि हमें जल्द से जल्द अपना अड्डा बदल लेना चाहिए, पर बॉस उसे दिलासा देते हुए कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि वीडियो टेलीग्राम से मिला था और उसके सर्वर्स विदेश में हैं। बॉस बड़े गर्व से अपने चेले को बताता है कि उनका ऑफिस इतना सिक्योर है कि FBI वाले भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई देती है। बॉस अपने एक लड़के को दरवाजा खोलने के लिए भेजता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक अजीब सी टी-शर्ट पहने एक लड़का कमरे के अंदर चला आता है। ये सुनहरे बालों वाला बंदा जंग ह्यून सू है, जो आते ही सीधे उस वीडियो के बारे में सवाल करने लगता है। वो जानना चाहता है कि क्या वो वीडियो इसी कमरे से लीक हुआ था, पर ह्यून सू पुलिस जैसा नहीं दिखता, इसलिए बॉस उससे पूछता है कि तू है कौन बे? ह्यून सू उनकी बात को अनसुना कर देता है और साफ साफ कहता है कि बस वीडियो हटा दो। लेकिन ये सुनकर गैंग का सबसे भारी भरकम बंदा भड़क जाता है। वो ह्यून सू पर झपटने ही वाला होता है कि तभी कमरे में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठती है। चारों तरफ खून के छींटे उड़ जाते हैं और बाकी सब डर के मारे अपने कान बंद कर लेते हैं। जब तक वो समझ पाते कि क्या हुआ है तब तक ह्यून सू उस बड़े बंदे के सिर में गोली मार चुका था। पूरी गैंग पैनिक करने लगती है कि सामने वाले के पास बंदूक है, लेकिन ह्यून सू आराम से अपने मुंह से खून साफ करता है और फिर से वीडियो डिलीट करने की अपनी बात दोहराता है। तभी गैंग के बॉस को समझ आता है कि ये कोई असली गोली नहीं थी और वो बड़ा बंदा भी वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो पीछे से ह्यून सू को दबोचने की कोशिश करता है, पर इस बार सीधे उसके चेहरे पर गोली लगती है। अब तक पूरी गैंग को समझ आ जाता है कि ये बस एक हाई पावर वाली बीबी गन है। अब उन्हें लगता है कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए वे सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन उनका यह फैसला बहुत भारी पड़ता है और कुछ ही देर में सबकी बुरी तरह वॉट लग जाती है। बॉस अपनी जान बचाने के लिए बैग में पैसे भर रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके सारे लड़के ढेर हो चुके हैं। तभी ह्यून सू उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसके सिर पर गन तान कर कहता है कि अगर अपनी खैरियत चाहता है तो तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर। चूंकि मामला सिर्फ वीडियो डिलीट करने का था, बॉस तुरंत कमरे में रखी एक हार्ड ड्राइव की तरफ इशारा करता है और ह्यून सू से कहता है कि उसे निकाल कर तोड़ दे। लेकिन फिर भी बॉस के मन में एक सवाल आता है कि आखिर ह्यून सू इस काम के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या उस वीडियो वाले बंदे ने तुझे इसके लिए पैसे दिए हैं, पर तभी ह्यून सू गुस्से में चिल्लाते हुए बताता है कि उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। इंटरनेट पर अपने छोटे से प्राइवेट पार्ट का मजाक बनते देख ह्यून सू गुस्से में पागल हो जाता है और उस बॉस का भी काम तमाम कर देता है। दरअसल ये ह्यून सू वही लड़का है जिसके बारे में कॉन्गमिन पता लगा रहा था और कॉन्गमिन को उसकी इस बीबी गन की आदत के बारे में भी अच्छे से पता है। लेकिन कॉन्गमिन का लेवल ही अलग है, जिसने अपने कमरे में हथियारों का पूरा जखीरा जमा कर रखा है। अगले दिन स्कूल में कल की मार खाने के बाद वो सारे गुंडे सीधे हो चुके थे और अब कॉन्गमिन के इशारों पर नाच रहे थे। सिर्फ ह्योन ही ऐसी थी जिसके चेहरे पर कोई निशान नहीं था और वो कॉन्गमिन से पूछती है कि आखिर उसने उन सबको यहाँ क्यों बुलाया है। कॉन्गमिन उससे कहता है कि वो कल की अधूरी बात को पूरा करना चाहता है। माहौल अचानक से गंभीर हो जाता है और कॉन्गमिन उनसे पूछता है कि क्या उस दोस्त के साथ कोई खास बात हुई थी। कुछ समय पहले ह्योन एक गिफ्ट शॉप पर गई थी ताकि वो वहां का सबसे बड़ा प्राइज, एक अजीब सा दिखने वाला प्लस टॉय जीत सके, जिसके लिए उसे सारे टारगेट्स को गिराना था। लेकिन वहां रखी गन बिल्कुल बेकार थी और निशाना सही नहीं लग रहा था। तभी वहां ह्यून सू की एंट्री होती है।
वो स्कूल का एक सीनियर स्टूडेंट है और वो बड़ी आसानी से सारे टारगेट्स को उड़ा देता है, जबकि ह्योन पीछे से उसके काफी करीब खड़ी होकर देख रही होती है। ह्योन के दोस्त ह्यून सू का ये खतरनाक निशाना देखकर हैरान रह जाते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि भाई, मिलिट्री वालों को तो तेरे जैसे लोगों की तलाश है। और आखिरकार ह्यून सू ह्योन को वो प्लश टॉय जिताकर दे देता है। ह्योन उसे थैंक यू कहती है और वादा करती है कि अगली बार वो इसका बदला जरूर चुकाएगी। ह्यून सू उसके छूने से पूरी तरह शर्मा जाता है और जब वो अगली बार पार्टी देने की बात करती है तो उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। पुरानी बातों को सोचते हुए ह्योन मन ही मन सोचती है कि कॉन्ग मिन को आखिर ऐसे लड़के में क्या दिलचस्पी हो सकती है। सच तो यह है कि वो ह्यून सू को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी और वो अकेले में खुद से ही बातें कर रही होती हैं कि तभी कॉन्ग मिन अचानक आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे वीकेंड पर अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया था। कॉन्ग मिन उसके चेहरे को सहलाते हुए उसे उस एहसान की याद दिलाता है जिसका वादा उसने उस दिन मोटल में किया था। इसके बाद कॉन्ग मिन अपना फोन निकालता है और कुछ बढ़िया डेटिंग स्पॉट्स दिखाता है और कहता है कि वो उसे इन जगहों पर घुमाए। मन ही मन ह्योन जानती है कि ये बंदा अंदर से कुछ और ही है, क्योंकि कोई भी साधारण इंसान इतनी आसानी से उसकी पूरी गैंग को पीटकर इतना कूल नहीं रह सकता। ह्योन इस नतीजे पर पहुंचती है कि कॉन्ग मिन शायद उसे पसंद करता है और इसीलिए वो उसके साथ शहर घूमना चाहता है। जैसे ही उनका टूर शुरू होता है, कोई दूर छिपा हुआ बंदा उन दोनों की तस्वीरें खींचने लगता है। सबसे पहले वे एक ऐसी जगह जाते हैं जहां खाने के पूरे 80 तरह के पकवान परोसे जाते हैं। ह्योन उसका मजाक उड़ाती है कि रेस्टोरेंट्स के मामले में तुम्हारी पसंद कितनी खराब है, जिससे साफ पता चलता है कि तुम कभी किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं गए। कॉन्ग मिन थोड़ा झेंपते हुए माफी मांगता है और कहता है कि उसका आज तक कोई सच्चा दोस्त नहीं रहा, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। ह्योन समझ जाती है कि वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा है, इसलिए उसे कंफर्टेबल करने के लिए वो खुद पहले खाना शुरू कर देती है। वो उसे थोड़ा परेशान करती है और पूछती है कि आखिर वो उसे इतनी बढ़िया जगह पर क्यों लेकर आया है। एक निवाला खाकर वो खाने की तारीफ करती है और तभी वो छिपा हुआ बंदा फिर से उनकी एक तस्वीर क्लिक कर लेता है। इसके बाद वे अल्पाका देखने के लिए एक पार्क में जाते हैं जहां एक सनकी जानवर सीधे कॉन्ग मिन के मुंह पर थूक देता है। दोनों की मस्ती करते हुए एक और तस्वीर खींची जाती है और फिर वे एक आर्ट गैलरी की तरफ बढ़ते हैं। वहां जाकर दोनों देखते हैं कि आजकल के मॉडर्न आर्ट का क्या हाल हो गया है। वहां से वे एक डियोर स्टोर पर जाते हैं जहां ह्योन कॉन्ग मिन से अपनी तस्वीरें खींचने की जिद करने लगती है। वो इतनी सारी तस्वीरें खींचता है कि उसे डर लगने लगता है कि कहीं फोन की मेमोरी फुल न हो जाए, पर वो कहती है कि चिंता मत करो, मेरे फोन में 1 टेराबाइट स्टोरेज है। जब कॉन्ग मिन उससे पूछता है कि वो इतनी तस्वीरें क्यों ले रही हैं, तो वो नखरे दिखाते हुए कहती है कि वो खुद एक आर्ट है जिसे संभाल कर रखना जरूरी है। दोनों देर रात तक खूब मजे करते हैं, लेकिन विदा होने से पहले ह्योन सुझाव देती है कि क्यों ना एक शूटिंग गेम खेला जाए। ह्योन कॉन्ग मिन को उसी जगह पर ले जाती है जहां वो पहली बार ह्यून सू से मिली थी। दुकानदार कॉन्ग मिन से कहता है कि भाई, बस 10 में से 1 निशाना लगा दो और ये प्यारा सा खिलौना तुम्हारा हुआ। कॉन्ग मिन हैरान होता है कि सिर्फ एक निशाना लगाना है और उसे लगता है कि ये तो बच्चों का खेल है, पर उसे नहीं पता था कि दुकानदार ने उस गन में गड़बड़ी कर रखी है ताकि निशाना हमेशा तिरछा लगे। दुकानदार को पूरा भरोसा था कि अगर कोई स्पेशल फोर्स का कमांडो भी आ जाए तो भी वो एक निशाना नहीं लगा पाएगा। कॉन्ग मिन निशाना लगाता है पर उसकी गोली टारगेट से कोसों दूर निकल जाती है। ह्योन उसका मजाक उड़ाती है कि इस तरह तो तुम एक भी निशाना नहीं लगा पाओगे। तभी कॉन्ग मिन उसके सामने एक शर्त रखने का सुझाव देता है। वो कहता है कि अगर उसने सारे टारगेट्स गिरा दिए और वो खिलौना जीत लिया तो उसे एक और एहसान चुकाना पड़ेगा। दुकानदार अभी मन ही मन हंसी रहा होता है कि कॉन्ग मिन पलक झपकते ही सारे के सारे टारगेट्स को ऐसे उड़ा देता है जैसे कुछ था ही नहीं। दुकानदार सिर पकड़कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये लड़का कोई बड़ा शार्प शूटर या कातिल है। फिर कॉन्ग मिन ह्योन को भी ट्राई करने के लिए कहता है और उसकी पोजीशन को सही करने में मदद करता है और इस दौरान कोई फिर से छिपकर उनका वीडियो बना लेता है। आखिरकार उन्हें इनाम में एक अजीब सा स्प्रिंग वाला खिलौना मिलता है। घर लौटते समय ह्योन सोचती है कि इस बार कॉन्ग मिन उससे क्या मांगने वाला है, लेकिन पता चलता है कि कॉन्ग मिन ने पहले ही कह दिया था कि वो सोशल मीडिया पर उन दोनों की साथ वाली फोटो पोस्ट करे। ह्योन उस खिलौने को गले से लगा लेती है और पूरे दिन की बातों को सोचकर शर्माने लगती है और अपने लाल चेहरे को छिपाने की कोशिश करती है। वो उन तस्वीरों को देखने में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अपने घर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो सामने ह्यून सू को एक विलन की तरह खड़े देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से वो खिलौना नीचे गिर जाता है और वो घबराकर ह्यून सू से पूछती है कि तुम यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हो। ह्यून सू सीधे उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे अपार्टमेंट में आना मुझे उस पहली बार की याद दिलाता है। दरअसल पहले कभी ह्यून सू, ह्योन और उसके दोस्त शराब पीने और मजे करने के लिए उसके घर आए थे। ज्यादा शराब पीने के कारण ह्योन ने सबको तमीज में रहने की चेतावनी दी थी, पर ह्यून सू ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो सबको संभाल लेगा। ह्योन ने प्यार से उससे कहा था कि तुम बहुत भरोसेमंद हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम हमसे बड़े हो। ह्यून सू ने मुस्कुराते हुए उससे कहा था कि मुझ पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन उसी रात जब सब शराब के नशे में धुत होकर सो गए तो ह्यून सू ने मौका देखकर उसके साथ बदतमीजी की। ह्योन ने तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करा दी, जिससे ह्यून सू की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसे स्कूल से निकाल दिया गया और उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया।
इसलिए वो अपनी इस बर्बादी का जिम्मेदार ह्योन को मानता है। ह्योन अपना बचाव करते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी खुद की करतूतों की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम एक नंबर के ठरकी हो। ह्यूनसू गुस्से में चिल्लाता है और ह्योन को याद दिलाता है कि शुरुआत तुमने ही की थी। वो कहता है कि तुम मेरे इतने करीब आ रही थी और कह रही थी कि तुम मेरा एहसान चुकाओगी। ह्यूनसू कहता है कि तुमने ही मुझे उकसाया था, और फिर वो अपना फोन निकालते हुए कहता है कि आज भी तुम वही नाटक कर रही हो। असल में उसने ह्योन की वो पोस्ट देख ली थी और उसे गलतफहमी हो गई कि ये सब उसे जलाने के लिए किया गया है। उसकी ये बकवास सुनकर ह्योन को बहुत घिन आती है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेती है। ह्योन गुस्से में उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे साय को कहती है, पर जवाब में ह्यूनसू उसके पास ही 2 गोलियां चला देता है, यहां तक कि वो अपनी गन से उसके उस नए खिलौने के भी चीथड़े उड़ा देता है। ह्यूनसू उसे बताता है कि उस पहले दिन के बाद से ही वो आज के दिन की तैयारी कर रहा था। वो बिल्कुल पागलों की तरह बातें करते हुए कहता है कि उसने अपनी प्रैक्टिस के कई वीडियो बनाए हैं और वो उसे दिखाना चाहता है। वो ह्योन को दीवार से सटा देता है, पर तभी अचानक पीछे से एक हाथ आता है और ह्योन के मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर देता है। बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि कॉन्ग मिन था, जो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी बाहर आ जाओगे। दरअसल ये सब कॉन्ग मिन का प्लान था, जिसने जानबूझकर ह्यूनसू को जाल में फंसाने के लिए उन दोनों की तस्वीरें खिंचवाई थीं। और फोटो खींचने वाले कोई और नहीं बल्कि ह्योन के ही दोस्त थे। वो लड़के अंदर ही अंदर कॉन्ग मिन से चिढ़े हुए थे, पर दोबारा मार खाने के डर से वे कुछ नहीं बोल पाए। हालांकि वे जानते थे कि कॉन्ग मिन को ह्योन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे सोच रहे थे कि आखिर इस बंदे ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करवाने का ये सारा नाटक क्यों रचा। ह्योन के बेहोश होने के बाद कॉन्ग मिन दरवाजा खोलकर अंदर आता है और ह्यूनसू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी इस बचकानी चाल में तुम फंस गए। ह्यूनसू गुस्से से लाल पीला होते हुए पूछता है कि क्या तू ह्योन का बॉयफ्रेंड है। कॉन्ग मिन और ज्यादा चिढ़ाते हुए जवाब देता है कि क्या मैं तुझे उसकी गर्लफ्रेंड जैसा दिखता हूं। इस पर ह्यूनसू अपनी गन निकालता है और कॉन्ग मिन पर फायर कर देता है, पर कॉन्ग मिन बड़े आराम से बच निकलता है। कॉन्ग मिन बिना चेतावनी दिए गोली चलाने पर उसे टोकता है, तो ह्यूनसू कहता है कि तुझे खत्म करने के बाद ह्योन सिर्फ मेरी होगी। वो कॉन्ग मिन के सिर पर निशाना लगाता है, पर कॉन्ग मिन पलक झपकते ही उसकी गन छीन लेता है और एक शूटिंग मैच की शर्त रखता है कि जो जीतेगा ह्योन उसकी होगी। लेकिन कॉन्ग मिन उसे चेतावनी भी देता है कि मेरी गन से चली एक ही गोली तुम्हारा काम तमाम करने के लिए काफी होगी। दरअसल कुछ समय पहले ह्यूनसू का एक पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गया था। वो बुरी तरह परेशान था कि आखिर उसका वो वीडियो लीक किसने किया। उसे उस रिपेयरिंग वाले बंदे पर शक था जिसने उसके फोन को ठीक करने के बहुत कम पैसे लिए थे। वो इसी उलझन में था कि तभी अपने कमरे में जाने पर उसे वहां एक अनजान शख्स मिलता है जो हाथ में गन लिए उसी वीडियो की बात कर रहा था। वो शख्स कहता है कि ये वाकई काफी अजीब है कि तुम खुद ही अलग अलग स्टाइल में निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हो और खुद की गलतियों को सुधारते हो। दरअसल उस शख्स के हाथ में जो गन थी वो ह्यूनसू की ही थी और वो कहता है कि तुम हमारी तलाश के लिए बिल्कुल परफेक्ट बंदे हो। ह्यूनसू उसकी बकवास से तंग आकर सीधे उसके करीब जाता है और गुस्से में पूछता है कि तू है कौन। तब वो बंदा खुलासा करता है कि वो द नेटवर्क नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो लोगों के लिए कंटेंट बनाकर पैसा कमाती है। वो बंदा असल में एक रिक्रूटर था जो ह्यूनसू जैसे अजीब लोगों को अपनी टीम में शामिल करता था। मिन ह्यूनसू से कहता है कि इंटरनेट पर तुम्हारी कंट्रोवर्सीज के कारण लोग तुम्हें देखना पसंद करेंगे, इसीलिए वो ह्यूनसू को अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है। अब वापस वर्तमान में आते हैं जहां ह्यूनसू और कॉन्ग मिन के बीच मुकाबला चल रहा है। जब कॉन्ग मिन कहता है कि उसकी गन एक ही शॉट में काम तमाम कर सकती है, तो ह्यूनसू उसे गोली चलाने का चैलेंज देता है, यहां तक कि वो खुद गन की नली को अपने माथे पर सटा लेता है और कॉन्ग मिन को भड़काने लगता है। कॉन्ग मिन बिना सोचे गोली चला देता है, जिससे ह्यूनसू दर्द से छटपटाता हुआ कमरे के दूसरे कोने में जा गिरता है। पता चलता है कि वो सिर्फ एक रबर की बुलेट थी, पर कॉन्ग मिन ऐसे अनजान बनता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। कॉन्ग मिन बहाना बनाता है कि उसने तो असली गोली ऑर्डर की थी, पर ह्यूनसू उसे बताता है कि वे लोग कभी भी असली गोलियां डिलीवर नहीं करते। तभी ह्यूनसू चालाकी से अपने जैकेट के अंदर छिपी दूसरी गन निकालता है और कॉन्ग मिन को चकमा देने के लिए जैकेट के अंदर से ही फायर कर देता है। लेकिन कॉन्ग मिन बड़े आराम से बच जाता है और कहता है कि तुम्हारा इरादा बहुत साफ दिख रहा था। ह्यूनसू एक और फायर करता है, पर कॉन्ग मिन के बचने के कारण वो गोली सीधे अलमारी पर रखे उस खिलौने को लगती है जिसे ह्योन ने जीता था। कॉन्ग मिन उस गन की ताकत देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये वाकई कोई खिलौना गन है। उसे समझ आ जाता है कि ये गन ह्यूनसू ने नहीं बल्कि किसी प्रोफेशनल ने तैयार की है। ह्यूनसू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अंधाधुंध गोलियां चलाता रहता है, लेकिन कॉन्ग मिन हर बार बच निकलता है। कॉन्ग मिन कहता है कि मुझे हैरानी है कि इस गन से इतने कांड करने के बाद भी तुम कभी जेल क्यों नहीं गए। कॉन्ग मिन उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ तुम्हारे पीछे है। दरअसल द नेटवर्क कोरिया की एक बहुत बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो देश भर के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करती है। वे छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन की जड़ों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल होने के बाद भी कॉन्ग मिन पीछे हटने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसका असली टारगेट इसी नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है। लड़ाई के बीच में कॉन्ग मिन को ख्यालों में खोया देख ह्यूनसू का पारा चढ़ जाता है। वो सीधे उसके पास जाकर उसकी ठुड्डी पर गन अड़ा देता है और कहता है कि क्या तुझे मैं कोई मजाक लग रहा हूं। वो फायर करता है,
पर कॉन्गमिन फुर्ती से उसका हाथ हटा देता है और निशाना फिर से चूक जाता है। देखा जाए तो कॉन्गमिन ह्यूनसू के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसे अपनी जांच में पता चला था कि वो उस नेटवर्क का हिस्सा है। ह्यूनसू गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि उसकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कॉन्गमिन ने न सिर्फ उसकी लड़की छीन ली बल्कि अब उसका मजाक भी उड़ा रहा है। वो गुस्से में कॉन्गमिन के पीछे भागता है, पर वो नहीं जानता कि वो तो बस एक जरिया है असली विलन तक पहुंचने का। एक पल के लिए ह्यूनसू को लगता है कि उसका निशाना बिल्कुल सही जगह पर है, पर तभी कॉन्गमिन अचानक उसके नीचे से आकर उसके सिर पर निशाना साध लेता है। कॉन्गमिन बिना किसी देरी के सीधे उसके मुंह पर ताबड़तोड़ कई गोलियां दाग देता है, जिससे उसका चेहरा सूज जाता है और वो दूर जा गिरता है। कॉन्गमिन आराम से फ्रिज खोलकर एक सोडा निकालता है और ह्यूनसू से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें और पिटना है। गोलियों के दर्द से बेहाल होकर ह्यूनसू की सारी हवा निकल जाती है। वो रोते हुए कॉन्गमिन से कहता है कि इस पूरे सीन में वो कोई बुरा इंसान नहीं है। वो कहता है कि वो तो बस ह्योन की इस बात से नाराज था कि उसने पहले उसे उम्मीद दी और फिर धोखा दे दिया। वो खुद को प्यार में धोखा खाया हुआ बेचारा साबित करने की कोशिश करता है, पर कॉन्गमिन को उसकी इस बकवास पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता। वो यही नहीं रुकता, बल्कि उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि भाई तू ये सब सिर्फ अपने दिल को दिलासा देने के लिए बोल रहा है। ह्यूनसू जैसे तैसे उठकर खड़ा होता है और सीधे कॉन्गमिन पर अपना हथियार तान देता है। पहले तो वो बकवास करता है कि वो ह्योन से कितना प्यार करता है, और फिर अचानक एक असली गन निकालकर बेहोश पड़ी ह्योन पर निशाना लगा देता है। वो उसे जान से मारने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर वो उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। रोते हुए वो पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर देता है, लेकिन जब धमाका शांत होता है तो पता चलता है कि कॉन्गमिन ने फ्रिज के दरवाजे को ढाल बनाकर ह्योन को बचा लिया है। कॉन्गमिन खुद हैरान है कि फ्रिज के दरवाजे ने गोलियां रोक लीं, और वो मजे लेते हुए कोरियन सामान की मजबूती की तारीफ करने लगता है। ह्यूनसू कॉन्गमिन की इस खतरनाक स्पीड को देखकर दंग रह जाता है और पूछने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो कौन है जो एक लड़की को बचाने के लिए गोलियों के सामने कूद गया। ह्यूनसू का दिमाग पूरी तरह से फिर जाता है और वो सोचने लगता है कि कॉन्गमिन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो भी ह्योन से प्यार करता है। बेड की तरफ देखकर तो भाई उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसके दिमाग में आता है कि कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। ह्यूनसू गुस्से में अपनी गन रिलोड करता है, पर इससे पहले कि वो दोबारा गोली चलाए एक गोली सीधे आती है और उसकी गन के साथ साथ उसकी उंगली के भी परखच्चे उड़ा देती है। ह्यूनसू दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन कॉन्गमिन बड़े आराम से उससे कहता है कि भाई थोड़ा धीरे चिल्लाओ, कहीं पड़ोसी न सुन लें। कॉन्गमिन उसे सीधे धमकी देता है कि चुप हो जा, वरना इस बार तेरा पूरा हाथ ही उड़ा दूंगा। कॉन्गमिन उसे साफ कर देता है कि अब उसने अपनी असली गन निकाल ली है और अब से वो इसी से बात करेगा। बंदूक से निकलते धुएं को देखकर ह्यूनसू की हालत खराब हो जाती है और वो रोते गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा होता है, लेकिन भागने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि हुडी पहने कॉन्गमिन लगातार उसके पीछे पीछे लगा रहता है। ह्यूनसू सड़कों पर ऐसे भाग रहा था जैसे कोई हिरन शेर से जान बचाकर भाग रहा हो, और रास्ते में आने वाले हर इंसान को धक्का देता जा रहा था। वो जितनी बार भी पीछे मुड़कर देखता उसे कॉन्गमिन अपने पीछे ही खड़ा दिखता, जिससे वो सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा कब तक उसका पीछा करेगा। वो पागल होकर चिल्लाता है कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसका मानना है कि असली विक्टिम तो वो खुद है, क्योंकि ह्योन ने उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे डंप कर दिया। जल्द ही वो एक चौराहे पर पहुंचता है जहां दीवार पर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड लगा हुआ था। असल में कॉन्गमिन उसे इसी रास्ते पर लाना चाहता था और ये बेवकूफ सीधे उसके जाल में फंस गया। कॉन्गमिन तुरंत अपना फोन निकालता है और उसकी स्क्रीन को सीधे उस बड़े बिलबोर्ड से कनेक्ट कर देता है। ह्यूनसू जेब्रा क्रॉसिंग पार कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर ऊपर पड़ती है जहां उसकी खुद की एक शर्मनाक वीडियो चल रही थी। ह्यूनसू शर्म के मारे वहीं जम जाता है और उसकी फजीहत तब और बढ़ जाती है जब लोग उसके छोटे साइज का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो अपनी पैंट को पकड़कर सड़क पर इकट्ठा हुई भीड़ को समझाने की कोशिश करने लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे कॉन्गमिन घूरता हुआ दिखता है और तब जाकर उसे समझ आता है कि इस पूरे तमाशे के पीछे इसी का हाथ है। ठीक उसी समय पेडेस्ट्रियन लाइट हरी से लाल हो जाती है, लेकिन गुस्से में पागल ह्यूनसू का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वो कॉन्गमिन को सबक सिखाने और वीडियो बंद करवाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, पर तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और उसे उड़ाते हुए दूर फेंक देता है। वहां खड़े लोग सदमे में आ जाते हैं कि कहीं ये मर तो नहीं गया, लेकिन कॉन्गमिन बड़े आराम से पीछे मुड़ता है और वहां से निकल लेता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया था, पर जो भी हुआ इस कमीने के साथ बिल्कुल सही हुआ। बाद में स्कूल के गुंडों को भी ह्यूनसू के इस कांड के बारे में पता चल जाता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। दूसरी तरफ ह्योन को यह बात काफी अजीब लग रही थी कि जिस दिन ह्यूनसू उसके घर आया था ठीक उसी दिन उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। साथ ही उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसे कल की कोई भी बात ठीक से याद नहीं आ रही थी। उसे बस इतना याद था कि ह्यूनसू के आने के बाद वो बेहोश हो गई थी और धुंधली यादों में उसे कॉन्गमिन का चेहरा भी दिखाई दे रहा था, पर वो पूरी तरह पक्का नहीं थी। असल में जब वो बेहोश पड़ी थी तब वो सेल्समैन भी उसके घर आया था। वो अपने साथ एक क्लीनिंग क्रू लेकर आया था जिन्होंने कमरे से सारे सबूत मिटा दिए थे। ह्योन को सिर्फ धुंधले सीन ही याद आ रहे थे,
इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उसी दिन बाद में कॉन्गमिन अपनी गली से गुजरते हुए बड़बड़ा रहा था कि कैसे उसकी नकली उम्र की वजह से उसे सिगरेट भी नहीं मिल रही। तभी अचानक उसके सामने वो सेल्समैन आ जाता है। सेल्समैन बिना वक्त गंवाए उसे नेटवर्क का एक बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि भाई, वो बिलबोर्ड वाला सीन वाकई कमाल का था। कॉन्गमिन को इससे कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसने सीधे उनके एक मेंबर पर हाथ डाला था, तो उनका ध्यान खींचना तो लाजमी था। कॉन्गमिन खुश था कि उसका प्लान आखिरकार काम कर रहा है, क्योंकि अब वो आसानी से नेटवर्क के अंदर घुस सकता था। वैसे तो वो धीरे धीरे ऊपर जा सकता था, पर उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं था। इसलिए कॉन्गमिन सीधा मुद्दे पर आता है और सेल्समैन से कहता है कि मुझे अपने बॉस से मिलना है, क्योंकि मुझे पता है कि तेरा सीधा कनेक्शन उसी से है। सेल्समैन जब अनजान बनने का नाटक करता है तो कॉन्गमिन अपने हाथ में रखे प्लास्टिक बैग के अंदर से ही एक गन उसकी छाती पर तान देता है और दोबारा अपनी मांग दोहराता है। एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जब कॉन्गमिन खिड़की के रास्ते डीलर के घर घुसा था तो उसका स्वागत कैंची से किया गया था, पर हमारा भाई बड़े आराम से अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उस वार को रोक लेता है। डीलर उसे वहां देखकर हैरान हो जाती है कि भाई, तुझे तो अब तक कोरिया में होना चाहिए था, तू अभी तक यहीं क्या कर रहा है। कॉन्गमिन मजाक में कहता है कि रनवे पर कबूतरों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए जाने से पहले मैं थोड़ी देर यहां आराम करना चाहता हूं। वो उसे कैंची वापस करते हुए मजे लेता है और कहता है कि वैसे भी मुझे बिना गोद के तकिए की नींद नहीं आती। डीलर उसकी इस फालतू बकवास को इग्नोर करती है और सीधे पूछती है कि सच सच बता, तू यहाँ क्यों आया है। कॉन्गमिन उसे याद दिलाता है कि जब भी किसी को मिशन पर भेजा जाता है तो उसे एक नई पहचान मिलती है, लेकिन इस बार जो पहचान उसे मिली है उसमें उसका असली नाम लिखा है। यही नहीं, उसकी जन्म तिथि से लेकर हर एक चीज बिल्कुल सही है। जब वो उससे पूछता है कि उसका क्या गेम है तो वो जवाब देती है कि ये कोई चाल नहीं, बल्कि उसके लिए एक तोहफा है। डीलर उसे याद दिलाती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो स्पेड एआई नहीं रहेगा, बल्कि कॉन्गमिन बनकर अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकेगा। कॉन्गमिन कहता है कि ये आजादी वाली बात उसे समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब उसने बड़े बड़े लोगों को मारा था तब उसे पैसों के अलावा कुछ नहीं मिला था, तो फिर सिर्फ एक साधारण कोरियन नागरिक की जान के बदले उसे इतनी बड़ी आजादी क्यों दी जा रही है। डीलर उसे समझाती है कि ये ऊपर वालों का फैसला है, इसलिए तू ज्यादा दिमाग मत चला। कॉन्गमिन हैरान होता है कि खुद डीलर को भी पूरी बात नहीं पता, जिस पर वो उसे टोकती है कि वो सिर्फ उतनी ही जानकारी शेयर करती है जो पूरी तरह वेरीफाइड हो। फिर डीलर उसे वो फाइल देती है जो वो उसे कोरिया में देने वाली थी, जिसमें टारगेट की डिटेल्स थी। वो बताती है कि उस टारगेट ने एक बेहद सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, जिसके बहुत कम मेंबर्स के बारे में जानकारी मिल पाई है। डीलर उससे कहती है कि उसकी पहली चाल उनके किसी एजेंट से संपर्क बनाने की होनी चाहिए। कॉन्गमिन ये देखकर चौंक जाता है कि सारे टारगेट स्टूडेंट्स हैं, पर डीलर उसे सचेत करती है कि इनकी उम्र पर मत जाना। वो बताती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन काले धंधों में बहुत अंदर तक घुसी हुई है। अब वापस प्रेजेंट में सेल्समैन बड़े शांत भाव से कॉन्गमिन से कहता है कि उसे डराने की कोई जरूरत नहीं है, पर तभी कॉन्गमिन सीधे उसकी छाती पर गोली चला देता है। लेकिन भाई, वो तो एक नकली टॉय गन निकलती है और कॉन्गमिन इस बात से हैरान होता है कि सेल्समैन जरा सा भी नहीं डरा। सेल्समैन उल्टा उस पर हंसते हुए कहता है कि मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही है कि एक 17 साल का लड़का हाथ में खिलौना लेकर घूम रहा है। कॉन्गमिन जब पूछता है कि तुझे कैसे पता चला कि ये नकली है, तो सेल्समैन जवाब देता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास असली गन होना नामुमकिन है। वो आगे कई कमियां गिनाते हुए कहता है कि इसका वजन बहुत हल्का था और इसका पेंट जॉब भी एकदम बकवास था। बात को वहीं खत्म करने के बजाय वो उस खिलौने की सारी खामियां गिनाने लगता है और फिर कॉन्गमिन से एक सवाल पूछता है। वो कॉन्गमिन के करीब आता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछता है कि आखिर तेरा असली मकसद क्या है और तूने नेटवर्क से संपर्क क्यों किया। कॉन्गमिन असहज होकर पीछे हट जाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि भाई, ऐसे कान में फुसफुसाना बंद कर, कितना क्रीपी लग रहा है। कॉन्गमिन बात को घुमाते हुए कहता है कि वैसे देखा जाए तो तू खुद मेरे घर के बाहर आकर खड़ा है, तो अप्रोच तूने किया है, मैंने नहीं। इसके बाद सेल्समैन जाने के लिए मुड़ता है, पर कॉन्गमिन से कहता है कि वो कल बिजनेस कार्ड पर दिए गए पते पर उसका इंतजार करेगा। वहां से गायब होने से पहले सेल्समैन एक बहुत ही कमाल की बात बोलता है। वो कॉन्गमिन से कहता है कि भले ही तेरे हाथ में खिलौना गन हो, लेकिन तेरे शरीर से असली बारूद की गंध आ रही है। उसे क्या पता कि कॉन्गमिन ने अपनी पीठ के पीछे सच में एक असली गन छिपा रखी थी, और वो इस बात से काफी प्रभावित होता है कि इस बंदे ने बारूद की गंध पहचान ली। इससे कॉन्गमिन को यकीन हो जाता है कि ये बंदा कोई आम सेल्समैन नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। अपने ठिकाने पर वापस आकर कॉन्गमिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करता है कि नेटवर्क ने उससे संपर्क कर लिया है। डीलर उसे बताती है कि भले ही ये नेटवर्क खुद को स्टूडेंट्स का एक मामूली ग्रुप दिखाता हो, पर हकीकत में ये अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट है। वो बड़ा खुलासा करते हुए कहती है कि ये नेटवर्क ठीक वैसे ही काम करता है जैसे बटाला खुद को एक कसीनो की आड़ में छिपाता था। ये लोग पुलिस को धोखा देने के लिए स्टूडेंट्स को आगे रखते हैं, जबकि पीछे से इनका सारा काला कारोबार चलता है। डीलर ये भी मानती है कि अभी भी इस नेटवर्क के बारे में उनके पास बहुत कम जानकारियां हैं, यहां तक कि वो कोरिया के सबसे खतरनाक सिंडिकेट बटाला के बराबर हो सकते हैं। डीलर कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि उन्होंने तुझे इतनी जल्दी नोटिस कर लिया, पर कॉन्गमिन इस बात से सहमत नहीं होता। वो डीलर से कहता है कि इतनी जांच पड़ताल और सारे रिसोर्सेज लगाने के बाद भी हम अभी तक अपने मेन टारगेट ली सन के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं।
कॉन्गमिन का मानना है कि टारगेट तक पहुंचने के लिए उसे अपने काम की रफ्तार और तेज करनी होगी। वो ह्यूनसू के उस ट्रक एक्सीडेंट में मारे जाने से भी नाखुश था, क्योंकि वो उससे कई अहम राज उगलवा सकता था। लेकिन उन्हें क्या पता कि ह्यूनसू अभी मरा नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल के एक वार्ड में अपनी चोटों से उबर रहा है। वो बेड पर पड़ा हुआ था और टीवी पर न्यूज देखकर गुस्से से लाल हो रहा था कि पुलिस अभी तक उस बंदे को नहीं पकड़ पाई जिसने बिलबोर्ड पर उसकी वीडियो चलाई थी। तभी अचानक उसके बेड के पास खड़ा एक अनजान डॉक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। ह्यूनसू उस पर चिल्लाता है और कहता है कि अपनी ये हंसी बंद करो, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। जब डॉक्टर उससे पूछता है कि उस हैकर ने तेरी वीडियो क्यों लीक की, तो ह्यूनसू गुस्से में कहता है कि वो कोई मामूली हैकर नहीं था, उसके पास एक असली गन थी। डॉक्टर ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये कोई अमेरिका तो है नहीं जहां हर किसी के पास गन हो। पर ह्यूनसू खुद भी इस बात से उतना ही परेशान था। जब डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि ह्यूनसू सच में कुछ नहीं जानता, तो वो चुपचाप उसकी आईवी लाइन की तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ कुछ काम की जानकारी निकालने आया था, पर जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो तेरा खेल यहीं खत्म होता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो उसकी आईवी लाइन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। फिर वो नकली डॉक्टर खाली सिरिंज को बगल के कैबिनेट पर फेंकते हुए कहता है कि कल अखबारों में खबर आएगी कि तेरी मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई। ये सुनकर ह्यूनसू के होश उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये ड्रग्स कहां से आ गए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दवाई सीधे उसके खून में मिल जाती है और ह्यूनसू के शरीर के अंदर तबाही मचाने लगती है। दर्द के मारे उसे झटके लगने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए उस नकली डॉक्टर से खुद को बेड से आजाद करने की भीख मांगता है। उसकी तड़प को देखते हुए वो नकली डॉक्टर आखिरकार खुलासा करता है कि वो नेटवर्क का आदमी है, और देखते ही देखते ह्यूनसू के मुंह, नाक और कान से खून बहने लगता है। काफी तड़पने के बाद आखिरकार ह्यूनसू दम तोड़ देता है, और इस भयानक मौत को देखकर वो नकली डॉक्टर बेहद खुश होता है। दूसरी तरफ कॉन्गमिन सेल्समैन के बताए पते पर पहुंचता है, पर वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी थोड़ी देर बाद वहां वही नकली डॉक्टर आता है, पर इस बार उसके चेहरे पर वो पागलपन वाली हंसी नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। कॉन्गमिन देर से आने के लिए उसे डांटता है, जिस पर वो माफी मांगते हुए कहता है कि भाई, रास्ते में थोड़ा काम आ गया था। कॉन्गमिन पूछता है कि कल वाला सेल्समैन कहाँ गायब है और उससे डील करने के लिए हुडी में किसी स्टूडेंट को क्यों भेजा गया है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहीं ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस तो नहीं, जहां पहले किसी अमीर बंदे को दिखाकर फंसाया जाता है। वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि कपड़ों पर मत जा भाई, मेरी असली औकात कुछ और ही है। तभी वो अपनी जेब से एक कार की चाबी निकालता है और उसका बटन दबाता है। बगल में खड़ी कार के इंडिकेटर चमकते हैं, और जब कॉन्गमिन पीछे मुड़ता है तो उसके सामने एक चमचमाती रोल्स रॉयस खड़ी होती है। ये देखकर कॉन्गमिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो तुरंत भागकर गाड़ी के पास जाता है और उसे चूमने लगता है कि भाई, नेटवर्क ज्वाइन करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट फैसला था। वो बंदा उसे अंदर बैठने का इशारा करता है, और कॉन्गमिन बिना शर्माए तुरंत कार के अंदर बैठ जाता है। वो खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर हवा के मजे लेता है और उस रोल्स रॉयस के एक एक फीचर के बारे में बड़बड़ाने लगता है। वो बंदा उसे चेतावनी देता है कि ऐसे सिर बाहर निकालना खतरनाक हो सकता है, पर कॉन्गमिन उसकी बात को हवा में उड़ा देता है। फिर वो नकली डॉक्टर बड़े ही भयानक अंदाज में समझाने लगता है कि अगर हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ तो उनके शरीर के अंगों का क्या हाल होगा। उसकी ये खौफनाक बातें सुनकर कॉन्गमिन की हवा टाइट हो जाती है। वो तुरंत अंदर आता है और पूछता है कि भाई, क्या तूने लोगों के मरने पर कोई रिसर्च कर रखी है। तभी वो बंदा उसे शॉक देते हुए कहता है कि मौत के बारे में मुझसे बेहतर तो तुझे पता होना चाहिए। कॉन्गमिन अनजान बनने का नाटक करता है कि मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है, पर तभी वो बंदा उसका असली कोड नेम लेकर उसे हिलाकर रख देता है। ये सुनते ही कॉन्गमिन के होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखों में साफ तौर पर हैरानी देखी जा सकती है। और फिर वो नकली डॉक्टर सबसे बड़ा झटका देते हुए कहता है कि मैं ही वो इंसान हूं जिसे तू ढूंढ रहा है, ली सन। इससे पहले वो सेल्समैन अपने असली बॉस यानी ली सन से मिला था। वो उसे बताता है कि कमरे से सारे उंगलियों के निशान, खून के धब्बे और सीसीटीवी फुटेज जैसी हर चीज को ठिकाने लगा दिया गया है। उसने इंटरनेट से भी सारे सबूत मिटा दिए थे, पर वो अपने बॉस को बताता है कि चश्मदीद गवाह ह्योन को एक खरोंच तक नहीं आई है। इसलिए उससे निपटने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जिससे उसकी याददाश्त ही मिट जाए। ली सन भी इस बात पर हैरानी जताता है कि जिस कमरे में ताबड़तोड़ गोलियां चलीं, वहां उस लड़की को कोई चोट क्यों नहीं आई। वो सेल्समैन से मेडिकल की भाषा में बात करने लगता है कि भले ही उसे कोई चोट न लगी हो, पर हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सेल्समैन को कुछ समझ नहीं आता, तो ली सन मजे लेते हुए कहता है कि लगता है मैंने रात को कुछ ज्यादा ही मेडिकल ड्रामा देख लिए हैं। इसके बाद ली सन अपना फोन निकालता है और एक साइकोपैथ की तरह मुस्कुराते हुए अपनी सेल्फी लेने लगता है। सेल्समैन उसके इस अजीब बचपने को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वो उसे बताता है कि उसने कॉन्गमिन की बैकग्राउंड चेकिंग पूरी कर ली है, जिससे ली सन का ध्यान तुरंत खिंच जाता है। ली सन तुरंत अपना फोन रख देता है और सेल्समैन बताता है कि कागजों पर तो कॉन्गमिन एक मामूली स्टूडेंट है, पर असल में उसका सारा स्कूल रिकॉर्ड फर्जी है। जब उसने एक इंटरनेशनल ब्रोकर के जरिए जांच की तो पता चला कि वो फिलीपींस का एक खूंखार कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये सुनकर ली सन के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि कोई प्रोफेशनल किलर एक मामूली स्टूडेंट से लड़ने के लिए इतनी मशक्कत करेगा। सेल्समैन कहता है कि मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने और गहराई से जांच की,
तब पता चला कि वो बटाला नाम की खतरनाक गैंग से जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही ली सन का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो पूछता है कि क्या मैंने बिल्कुल सही सुना। सेल्समैन के हाँ कहते ही ली सन के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है और वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। चूंकि कॉन्गमिन फिलीपींस की इतनी बड़ी गैंग का किलर था, इसलिए ली सन ने उससे खुद मिलने का फैसला किया। और अब वापस कार में कॉन्गमिन पूरी तरह सन्न खड़ा है, क्योंकि ली सन ने खुद उसके सामने अपनी असली पहचान उजागर कर दी है। कॉन्गमिन का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि जिस ली सन को वो ढूंढ रहा था वो ठीक उसके बगल में बैठा हुआ था। सामने बैठे बंदे से मिल रही खतरनाक वाइब्स को भांपते ही वो फौरन अलर्ट हो जाता है और अपना वेपन निकालने के लिए तैयार हो जाता है। ली सिन चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ थोड़ा आगे झुकता है और कॉन्गमिन से पूछता है कि क्या वो उसे यहीं ढेर करने का सोच रहा है। ली सिन हंसते हुए कहता है कि भाई थोड़ा लॉजिकली सोचो, तुम्हारे जैसे डेंजरस बंदे से मिलने वो बिना किसी तैयारी के तो आएगा नहीं। वो बाहर की तरफ इशारा करता है और जब कॉन्गमिन मुड़कर देखता है तो बाहर पूरी तरह से आर्मर्ड एसयूवी की लाइन लगी होती है जिन्होंने उन्हें घेर लिया है। ली सिन उसे शांत रहने और कोई भी बेवकूफी न करने की वार्निंग देता है। कॉन्गमिन को तब और भी बड़ा झटका लगता है जब ली सिन उसे सीधा उसके सीक्रेट कोड नेम स्पेड एआई कहकर बुलाता है और अपनी जैकेट खोलकर अंदर छपा हुआ स्पेड का निशान दिखाता है। ये देखकर कॉन्गमिन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, वो बस हैरान होकर देखता रह जाता है। कॉन्गमिन समझ जाता है कि वो बुरे जाल में फंस चुका है। और दूसरी तरफ बटाला के लिए काम करने वाली एक और कसीनो डीलर हार्ट 3 कॉन्गमिन की मेन डीलर से मिल रही है। दरअसल हार्ट 3 ने ही इस मिशन के लिए कॉन्गमिन का प्रोफाइल तैयार किया था और उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मेन डीलर चाहती थी। लेकिन फिर भी हार्ट 3 उससे पूछती है कि क्या वो अपने इस फैसले को लेकर सच में श्योर है। वो उसे याद दिलाती है कि तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि फेक आइडेंटिटी हमेशा एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। फिर इस बार जानबूझकर प्रोफाइल में कमियां क्यों छोड़ी गईं? वो पूछती है कि क्या ये कॉन्गमिन को रास्ते से हटाने का कोई प्लान है, लेकिन वो ब्लॉन्ड डीलर साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बताती है कि दुश्मन गैंग के कोर तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए कॉन्गमिन का ऐसा करना जरूरी था। और तो और वो बताती है कि ये फैसला खुद कॉन्गमिन का ही था। ये सुनकर हार्ट 3 मुस्कुराती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि कॉन्गमिन ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि दुश्मन खुद उसके पास चलकर आए। वो खुश है कि उसका प्लान बिल्कुल उसी के मुताबिक काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हार्ट 3 को चिंता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि नेटवर्क वाले इतने सीधे तो है नहीं जो शांत बैठकर उसे अपना काम करने देंगे। उसे लगता है कि वो लोग कॉन्गमिन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे या फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। वो डीलर बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी चाय में शक्कर डालती है और हार्ट 3 से पूछती है कि क्या उसे पता है कि किसी को धोखा देने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। हार्ट 3 कहती है कि हनी ट्रैप से, लेकिन डीलर उसे समझाती है कि असली तरीका यह है कि सच के समंदर में थोड़ा सा झूठ मिला दिया जाए, यानी 100% सच बात में बस 1 चम्मच झूठ मिलाकर परोस दो, सामने वाला कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। इधर रॉल्स रॉयस के अंदर ली सिन कॉन्गमिन को बताता है कि उसे अच्छे से पता है कि वो फेक पहचान लेकर कोरिया क्यों आया है। वो अपना दिमाग दौड़ाते हुए कॉन्गमिन से पूछता है कि क्या बटाला वाले उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वो आगे कहता है कि जो भी वो कर रहा है वो हद से ज्यादा खतरनाक और बेवकूफी भरा काम है। आखिरकार कॉन्गमिन अपना मुंह खोलता है और बड़े आराम से कहता है कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिमाग खराब हो गया। ली सिन काफी क्यूरियस हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। ली सिन की एक्साइटमेंट देखकर कॉन्गमिन मन ही मन खुश होता है कि उसका प्लान बिल्कुल ट्रैक पर है और अब स्टेज सज चुका है। अब उसे बस एक छोटा सा काम करना है, पूरे सच के बीच में एक छोटा सा झूठ मिलाना है। इसके लिए वो अपनी असली लाइफ की स्टोरी को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर एक नया एंगल देने का फैसला करता है। कॉन्गमिन अपनी झूठी कहानी शुरू करते हुए बताता है कि उसे एक पॉलिटिशियन को रास्ते से हटाने का आखिरी मिशन दिया गया था। उससे वादा किया गया था कि इसके बाद उसे रिटायरमेंट मिल जाएगी और वो खुशी खुशी कोरिया आकर अपनी आजादी एंजॉय कर सकेगा। लेकिन धोखा मिला। जब वो कोरिया आया तो खुद उसी की ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा उसे मारने पहुंच गया। याद है ना वो स्टोर वाला बंदा जिसे इसने ढेर किया था। कॉन्गमिन कहता है कि बटाला वालों का इरादा उसे जिंदा छोड़ने का कभी था ही नहीं। ली सिन ये सुनकर कहता है कि अगर तुम सच में जान बचाकर भाग रहे हो तो तुम्हें कहीं छुप कर रहना चाहिए था जहां तुम्हें कोई ढूंढ न पाए। वो पूछता है कि फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो जिससे तुम खुद सबकी नजरों में आ जाओ। बात करते करते ली सिन गाड़ी का मिनी फ्रिज खोलता है जिसके अंदर पुडिंग रखी होती है। कॉन्गमिन जवाब देता है कि वो ऐसे कायरों की तरह नहीं छुप सकता क्योंकि वो ली सिन जैसा नहीं है। वो एक कहावत बोलता है कि अगर किसी कुत्ते को छुपाना हो तो उसे डॉग कैफे में छुपाना चाहिए। बटाला वाले आज नहीं तो कल उसे ढूंढ ही लेते, इसलिए उसे खुद को बचाने के लिए एक मजबूत ढाल चाहिए थी। वो पुडिंग उठाता है और ली सिन की तरफ बढ़ाते हुए डील ऑफर करता है कि तुम मेरी सेफ्टी की गारंटी दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। ली सिन वो कप लेता है और हंसते हुए पूछता है कि क्या वो सिर्फ स्कूल के बच्चों से बनी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ज्यादा ही उम्मीद नहीं कर रहा। कॉन्गमिन अचानक एग्रेसिव होकर ली सिन को झटका देता है और पूछता है कि क्या वो किसी गलत जगह आ गया है, क्योंकि उसकी नजर में नेटवर्क प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का ग्रुप है, बच्चों का नहीं। उधर कैफे में डीलर हार्ट 3 को बताती है कि वो कम उम्र के लड़के तो बस दुनिया की नजरें भटकाने का एक जरिया है। असलियत में
वो सारे मर्डर्स पर पर्दा डालने के लिए बस इस्तेमाल किए जाने वाले मोहरे हैं। हार्ट 3 पूछती है कि क्या कॉन्ग मिन की मौत को भी ये लोग ऐसे ही दबा देंगे, लेकिन डीलर उसे भरोसा देती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हार्ट 3 उसकी इस श्योरिटी से हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसे इतना पक्का भरोसा क्यों है। डीलर एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि भाई कोई बड़ी वजह नहीं है, बस बात यहाँ स्पेड एआई की हो रही है। रॉल्स रॉयस के अंदर ली सिन कॉन्ग मिन से कहता है कि तुम्हारा ऑफर काफी बढ़िया है, लेकिन मैं इसे रिजेक्ट करता हूं। वो उसकी बातों को बकवास बताते हुए कहता है कि उसने ऐसे मीठे वादे बहुत सुने हैं और हो सकता है कि कॉन्ग मिन की इस कहानी में बहुत सारा झूठ मिला हो। उसे शक है कि कॉन्ग मिन किसी हिडन एजेंडे के साथ उनके पास आया है जो उनके लिए एक जहरीला प्याला साबित हो सकता है। इससे पहले कि ली सिन अपनी बात पूरी करता, कॉन्ग मिन उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कि तुम पक्का बटाला से सीधी दुश्मनी लेने से डर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कॉन्ग मिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बटाला से इस कदर डरे हुए हो कि सिर्फ एक अकेले बंदे से मिलने के लिए इतने सारे गुंडे साथ लेकर आए हो। कॉन्ग मिन लगातार उसे उकसाता रहता है जब तक कि ली सिन गुस्से में आकर उसे पीछे से दबोच नहीं लेता और चिल्लाकर कहता है कि अगर जंग हुई तो नेटवर्क वाले ही बटाला को धूल चटाएंगे। थोड़ी देर बाद वे एक सुनसान और बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचते हैं। कॉन्ग मिन पुरानी यादों में खोते हुए कहता है कि भाई बहुत समय हो गया किसी अम्यूजमेंट पार्क में आए हुए, लेकिन पार्क की ऐसी खस्ता हालत देखकर वो मजाक में पूछता है कि क्या यहाँ कोई हैलोवीन का सीन चल रहा है। ली सिन उसे बताता है कि ये पार्क बरसों पहले बंद हो चुका है, इसलिए यहाँ न तो कोई लोग हैं और न ही कोई सीसीटीवी कैमरा। ली सिन कहता है कि ये जगह किसी की लाश ठिकाने लगाने के लिए एकदम परफेक्ट है और वो गाड़ी का डिग्गी खोलकर अंदर रखी एक बॉडी बैग दिखाता है। ली सिन बताता है कि उसका पहले का प्लान कॉन्ग मिन को मारकर इसी बैग वाले बंदे के साथ दफनाने का था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया है। बैग खोलते हुए वो कॉन्ग मिन से कहता है कि जब उसने पहली बार उसकी रिपोर्ट देखी थी तो एक बात उसे काफी अजीब लगी थी। वो इस बात से हैरान था कि उस भयानक लड़ाई के बीच ह्योन को एक खरोंच तक नहीं आई और वो जानना चाहता था कि कॉन्ग मिन ने उसे क्यों बचाया। वो पूछता है कि क्या तुम किसी बाहरी बंदे को इस झमेले में नहीं घसीटना चाहते थे या फिर तुम ज्यादा तमाशा नहीं करना चाहते थे। ली सिन उसे याद दिलाता है कि जब तुम्हारा मकसद खुद को टारगेट बनाना था तो फिर उसे बचाने का क्या लॉजिक था। यही बात मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। ली सिन जैसे ही बैग पूरा खोलता है तो अंदर अधमरी हालत में ह्योन दिखाई देती है। उसका मुंह डक्ट टेप से बंद है और उसे मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ा गया है। ली सिन चुटकी लेते हुए पूछता है कि क्या तुमने उसे इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। ह्योन को इस हालत में देखकर कॉन्ग मिन दंग रह जाता है और गुस्से में पूछता है कि ली सिन इस सब से क्या साबित करना चाहता है। ली सिन जवाब देता है कि वो बस देखना चाहता है कि क्या कॉन्ग मिन सच में काम का बंदा है और क्या वो वाकई बटाला का खतरनाक स्पेडिया है। ली सिन उसे उसकी चम्मच थमाता है और खुद को साबित करने के लिए कहता है और कॉन्ग मिन बिना एक सेकंड गंवाए चम्मच सीधा ह्योन की तरफ तान देता है। इस बीच ह्योन के दोस्त एक कैफे में आईफिल टावर जितना बड़ा पार्फे ऑर्डर करने में बिजी हैं। वे तीनों ह्योन के अचानक गायब होने से थोड़े परेशान हैं क्योंकि वो फोन ट्राई कर रहे हैं पर उसका नंबर अनरीचेबल आ रहा है। इधर अम्यूजमेंट पार्क में कॉन्ग मिन एक बड़ी दुविधा में फंस चुका है। उसका मेन टारगेट यानी ली सिन ठीक उसके सामने खड़ा है और अगर वो इसे यहीं खत्म कर दे तो मिशन तुरंत पूरा हो जाएगा। पर दिक्कत यह है कि वो नहीं जानता कि ये असली ली सिन है या कोई बहरूपिया। उसे शक होता है कि कहीं इस बंदे को सिर्फ उसका टेस्ट लेने के लिए तो नहीं खड़ा किया गया। इस टाइम पर यह 50-50 चांस वाला सीन है, क्योंकि अगर उसने सामने खड़े बंदे को उड़ा दिया और वो नकली निकला तो असली बॉस उसका इरादा भांपकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसलिए कॉन्ग मिन जानता है कि वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता और अभी के लिए ली सिन बने इस बंदे के इशारों पर नाचना ही एकमात्र रास्ता है। और तभी कॉन्ग मिन बिना झिझके चम्मच सीधे ह्योन के शरीर में घोंप देता है, जिसे देखकर ली सिन भी हैरान रह जाता है। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी वो बॉडी नकली निकलती है। कॉन्ग मिन को इतना शांत देखकर ली सिन उससे पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि ये बॉडी नकली है। कॉन्ग मिन बड़े आराम से जवाब देता है कि भाई मुझे तो ये शुरू से ही पता था। वो ली सिन से कहता है कि चेहरा भले ही मैच कर लो लेकिन किसी का बॉडी फ्रेम और मसल डेंसिटी कॉपी करना नामुमकिन है। कॉन्ग मिन अभी उससे पूछ ही रहा था कि उसने ये बकवास टेस्ट क्यों लिया, तभी पूरे पार्क के लाउड स्पीकर पर ली सिन की आवाज गूंजने लगती है। कॉन्ग मिन जब मुड़कर देखता है तो सामने खड़ा ली सिन गायब हो चुका था और वो अब पार्क के कंट्रोल रूम में बैठा था। वो माइक पर बोलता है कि यार मैंने तुम्हें सरप्राइज करने के लिए इतनी मेहनत की पर तुम्हारा रिएक्शन तो एकदम बोरिंग था। ली सिन मानता है कि बैग में रखी बॉडी उसकी दोस्त के गेटअप में एक डमी थी, पर वो बताता है कि उस नकली गेटअप के पीछे छुपा हुआ बंदा असल में नेटवर्क का ही एक मेंबर है। इससे पहले कि कॉन्ग मिन कुछ समझ पाता वो नकली ह्योन बना बंदा उसके पीछे आ खड़ा होता है और ली सिन बताता है कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्टर है। असल में वो नेटवर्क का एक पुराना मेंबर था, यानी वो एक धोखेबाज गद्दार है। वो गद्दार अपने चेहरे से ह्योन का मास्क हटाकर अपना असली चेहरा दिखाता है। वो सुनहरे बालों और हरी आंखों वाला एक बंदा है जिसका नाम ली डैनियल है। उसे देखकर कॉन्ग मिन थोड़ा सीरियस हो जाता है और ली सिन से पूछता है कि आखिर इस तमाशे के पीछे उसका असली मकसद क्या है। ली सिन उसकी समझदारी की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम दोनों में एक बात कॉमन है, तुम और डैनियल दोनों ही अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भाग रहे हो और इसी वजह से ली सिन बताता है कि उसने उन दोनों के लिए एक री एंट्री मैच यानी जिंदा बचने का मुकाबला रखा है।
वो साफ करता है कि ये एक मौत का खेल है और जो भी जीतेगा उसे नेटवर्क का मेंबर बना लिया जाएगा। लीसन मैच शुरू होने का ऐलान करता है और डैनियल बिना एक पल गंवाए पहला हमला बोल देता है। वो अपनी भारी जंजीरें कॉन्ग मिन की तरफ फेंकता है, लेकिन कॉन्ग मिन फुर्ती से हटकर खुद को बचा लेता है। उस हमले की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि सामने खड़ी रॉल्स रॉयस गाड़ी बीच से 2 टुकड़ों में कट जाती है। डैनियल एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि वो एक आर्टिस्ट है जिसे अपने काम पर बहुत गर्व है। कॉन्ग मिन संभलते हुए हमले की जगह से थोड़ी दूर जाकर लैंड करता है। कॉन्ग मिन उससे पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। तभी डैनियल दोबारा उस पर झपटता है और बताता है कि वो लोगों को मारकर उनकी लाशों से कलाकृतियां बनाता है। वो जंजीरों से एक और जोरदार हमला करता है, लेकिन पहले की तरह कॉन्ग मिन इस बार भी सही समय पर बच निकलता है। डैनियल अपनी घिनौनी हरकतों के बारे में बताते हुए कहता है कि जब उसने अपने पिछले शिकार पर काम किया था तो उसे कितना मजा आया था। वो जीभ फिराते हुए बड़े चाव से बताता है कि उसने उस बंदे की फैमिली को सजावट के सामान की तरह इस्तेमाल किया था। ये सुनकर कॉन्ग मिन समझ जाता है कि डैनियल सिर्फ मासूम लोगों को मारता ही नहीं बल्कि उनकी लाशों के साथ गंदा खेल भी खेलता है। कॉन्ग मिन पार्क में पड़े एक बड़े से चेन व्हील को उठाता है और तेजी से डैनियल की तरफ लपकता है। कॉन्ग मिन समझ जाता है कि डैनियल सिर्फ पागल नहीं बल्कि एक आर्टिस्टिक किस्म का साइको है। वो चैन सीधे डैनियल के गले की तरफ फेंकता है और डैनियल का छठा सेंस उसे खतरे की वार्निंग देता है। ऐसा लगता है कि चैन डैनियल के गले को जकड़ लेगी, पर आखिरी सेकंड में वो अपना सिर पीछे झुकाकर कॉन्ग मिन के वार से बच जाता है। हालांकि वो थोड़ा फंस जाता है, फिर भी सिचुएशन पर काबू रखते हुए वो कॉन्ग मिन से कहता है कि वो उसकी इस बात को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेगा। डैनियल पूरा जोर लगाकर उन जंजीरों को तोड़ डालता है और एक डरावनी मुस्कान के साथ कॉन्ग मिन की तरफ मुड़ता है। वो सीधा कॉन्ग मिन की आंखों में देखते हुए अपनी जंजीर घुमाता है और बताता है कि वो उसकी लाश के साथ क्या क्या करने वाला है। उसका हमला जमीन पर भारी तबाही मचाता है, जिससे कॉन्ग मिन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। डैनियल कहता है कि वो बॉडी के अकड़ने से पहले उसके जोड़ों और चेहरे की मसल्स को मोड़कर नया शेप देगा। इसके बाद वो कॉन्ग मिन की बॉडी को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डुबोकर उसकी बची खुची इंसानियत को खत्म कर देगा और आखिर में वो उसकी लाश को एक खंभे पर टांग देगा। ये सब सुनने के बाद कॉन्ग मिन सीधे शब्दों में कहता है कि यानी तुम मुझे गोल घूमने वाला लकड़ी का घोड़ा बनाना चाहते हो। ये सुनकर डैनियल भड़क जाता है और चिल्लाता है कि मेरे आर्ट की तुलना उस खिलौने से मत करो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जंजीरों को गोल गोल घुमाने लगता है ताकि कॉन्ग मिन बच न सके, और उसे चेतावनी देता है कि मेरे मास्टरपीस को किसी सस्ते खिलौने जैसा समझने की भूल मत करना। जंजीरें हवा की रफ्तार से कॉन्ग मिन की तरफ बढ़ती हैं और पूरे हिंडोले को तबाह कर देती हैं। डैनियल को लगता है कि कॉन्ग मिन का काम तमाम हो गया, पर तभी धूल के गुबार के पीछे से कॉन्ग मिन की आवाज आती है जो पूछता है कि भाई, तुम्हें प्लास्टिक और लोहे से इतनी क्या नफरत है। अचानक एक नकली घोड़े का सिर उड़ता हुआ डैनियल की तरफ आता है, पर डैनियल आसानी से उसे हवा में ही काट डालता है। कॉन्ग मिन धूल से बाहर निकलता है और कहता है कि असली आर्टिस्ट कभी अपने सामान में कमियां नहीं निकालता। तभी डैनियल ऊपर देखता है तो कई सारे लोहे के खंभे उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो पीछे कूदकर उन खंभों से बचता है और कॉन्ग मिन का मजाक उड़ाता है कि तुम इतने घटिया हमले से मुझे मारना चाहते हो। लेकिन तभी उसे असली बात समझ आती है। वो खंभे उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसकी जंजीरों को जमीन में जकड़कर उसे एक जगह फंसाने के लिए फेंके गए थे। कॉन्ग मिन मुस्कुराते हुए पूछता है कि तुम्हें मेरा ये आर्ट कैसा लगा। मैंने बस टूटे हुए घोड़े के पार्ट से तुम्हारे लिए एक पिंजरा बना दिया है। डैनियल हिलने की कोशिश करता है, पर वो लोहे के खंभे जमीन में बहुत मजबूती से धंस चुके थे। तभी कॉन्ग मिन कहता है कि भाई, असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। अचानक जायंट व्हील का एक बड़ा सा कैबिन आसमान से सीधा नीचे गिरने लगता है। डैनियल खौफ से आंखें फाड़े देखता रह जाता है क्योंकि वो भारी भरकम लोहे का केबिन ठीक उसके ऊपर गिर रहा था। वो कैबिन इतनी जोर से गिरता है कि मानो कोई बम फटा हो और चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। जब धूल हटती है तो हैरानी की बात यह थी कि डैनियल बच गया था और उसके सिर पर बस एक मामूली सी चोट आई थी। वो कॉन्ग मिन का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारा आर्ट कितना बकवास है, लेकिन तभी अचानक उसके पैरों के पास एक खिलौना कुत्ता आकर रुकता है। डैनियल समझ नहीं पाता कि ये खिलौना यहां कैसे आया। तभी कॉन्ग मिन गिफ्ट शॉप से बाहर निकलता है। उसके सिर पर एक खिलौना क्राउन था और हाथ में कोई अजीब सी चीज थी। वो बड़े आराम से डैनियल से कहता है कि भाई, मैं तुम्हारी बकवास सुन नहीं पाया क्योंकि मैं अपने लिए नए टूल्स ढूंढ रहा था। कॉन्ग मिन अपने हाथ की चीज दिखाता है जो कि लड़कियों की एक पिंक कलर की जादुई छड़ी थी। इसे देखकर डैनियल का दिमाग घूम जाता है। वो उस खिलौने का बटन चालू करता है और सीरियस होकर कहता है कि इस छड़ी में हर तरह की बुराई का खात्मा करने की शक्ति है। डैनियल ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बच्चों का खिलौना है, तुम इससे क्या करोगे। वो पूछता है कि क्या तुम वाकई इस फालतू चीज को मेरे खिलाफ वेपन की तरह यूज करने वाले हो। कॉन्ग मिन उसे वही बात याद दिलाता है कि एक असली उस्ताद कभी अपने हथियारों को दोष नहीं देता। डैनियल इस बात से असहमत होते हुए अपनी शर्ट का एक हिस्सा फाड़ता है और कहता है कि उस्ताद जितना बड़ा हो वो अपने वेपन्स को लेकर उतना ही चूजी होता है। कॉन्ग मिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि डैनियल ने अपनी फटी हुई शर्ट के धागों को एक खतरनाक हथियार में बदल दिया है। कॉन्ग मिन उसके इस अजीब और घटिया स्टाइल को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि भाई, इस तरह धागे मत निकालो, बहुत अजीब लग रहा है। डैनियल कॉन्ग मिन को बताता है कि ये कोई आम धागा नहीं है। वो दावा करता है कि ये ब्रश की तरह बहुत ही नाजुक और स्मूथ है, लेकिन इसकी शार्पनेस एकदम नेक्स्ट लेवल है।
कॉन्गमिन को अचानक एहसास होता है कि वो धागा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही डैनियल उसे छोड़ता है, कॉन्गमिन तुरंत रिएक्ट करता है और अपना सिर झुकाकर हमले से बच जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि वो धागा इतना खतरनाक था कि उसने कॉन्गमिन के पीछे खड़ी मूर्ति के 2 टुकड़े कर दिए। अब जाकर कॉन्गमिन को समझ आता है कि इस धागे को हल्के में लेने की गलती भारी पड़ सकती है। अभी अचानक डैनियल एकदम पास आ जाता है और धागे से कॉन्गमिन का सिर धड़ से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्गमिन भी कम नहीं था। वो अपने खिलौने को ऑन कर देता है और डैनियल के चेहरे पर बबल्स की बौछार कर देता है। इस वजह से डैनियल का ध्यान भटक जाता है क्योंकि सारे बबल्स सीधे उसकी आंखों में चले जाते हैं। तभी उस खिलौने के अंदर से एक रिकॉर्डेड आवाज आती है जो बताती है कि इसे पवित्र बबल्स की मदद से दुष्ट डेमन कबीले का खात्मा करने के लिए बनाया गया है। डैनियल दर्द से अपनी आंखें रगड़ने लगता है और कॉन्गमिन को कोसता है कि उसने सस्ते केमिकल से उसकी परफेक्ट स्किन खराब कर दी। लेकिन जब तक वो अपनी आंखें खोलता है, कॉन्गमिन वहां से गायब हो चुका था, जिससे डैनियल हैरान रह जाता है कि आखिर वो गया कहां। वो पागलों की तरह खुद से ही बातें करने लगता है और सोचता है कि क्या कॉन्गमिन डर कर भाग गया। दूसरी तरफ कॉन्गमिन इस पूरे टाइम का इस्तेमाल डैनियल के फाइटिंग स्टाइल को समझने में कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि जहां तक वेपन्स की बात है, डैनियल सच में बहुत खतरनाक है। भारी चेन के वजन से जोरदार हमले करने से लेकर पतले धागों से सटीक कट लगाने तक वो एक ऐसा एक्सपर्ट है जिसने 2 बिल्कुल अलग फाइटिंग स्टाइल्स पर महारत हासिल कर रखी है। लेकिन भाई, उसकी कॉम्बैट फील्ड क्राफ्ट एबिलिटी, जैसे कि दुश्मन को ट्रैक करना, बहुत ही कमजोर है। अब जब कॉन्गमिन ने पूरा एनालिसिस कर लिया था तो उसे लगता है कि इस लड़ाई को यहीं खत्म करने का समय आ गया है। कॉन्गमिन जैसे ही अपने छिपने की जगह से बाहर देखता है, उसे पता चलता है कि डैनियल वहां से गायब हो चुका है और उसे धोखा देने के लिए धागे से बंधे 2 अजीब से टेडी बियर छोड़ गया है। वो अभी सोच ही रहा होता है कि आखिर ये क्या बकवास है। तभी डैनियल चुपके से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। कॉन्गमिन को अंदाजा हो जाता है कि उस पर हमला होने वाला है और वो तुरंत रिएक्ट करता है। वो अपने सिर को तो बचा लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा कट लग जाता है और उसके हाथ से वो पिंक खिलौना भी छूट जाता है। डैनियल लगातार कॉन्गमिन पर बकवास किए जा रहा था और कह रहा था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। लेकिन तभी अचानक उसे अपने सिर के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि कॉन्गमिन ने उस खिलौने वाली छड़ी को सीधे उसकी गर्दन में घोंप दिया है। डैनियल जैसे ही उसे बाहर निकालता है, उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ता है और वो दर्द से तड़प उठता है। वो दर्द से बुरी तरह चिल्लाता है, जिस पर कॉन्गमिन उसे डांटते हुए कहता है कि जब मौत सिर पर खड़ी है तब भी तुम्हारे पास आर्ट और फालतू की बातें करने का टाइम है। तभी डैनियल अपनी गर्दन को दबाकर सीधे गेमिंग आर्केड बिल्डिंग की तरफ भागता है। कॉन्गमिन आराम से उसके पीछे पीछे जाता है और उसकी गर्दन से टपकते खून के निशानों को फॉलो करते हुए उसे ढूंढ लेता है। वो बिल्डिंग के अंदर जाते हुए डैनियल का मजाक उड़ाता है कि मौत के डर से बंदा भीगी बिल्ली की तरह भाग रहा है। वो देखता है कि डैनियल घुटनों के बल बैठा है और उसने खून रोकने के लिए अपनी गर्दन पर धागे को ही पट्टी की तरह लपेट लिया है। इसके बाद डैनियल लोहे के बड़े स्ट्रक्चर और अजीबोगरीब बातें करने लगता है, जिससे कॉन्गमिन काफी कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि कॉन्गमिन का ध्यान इस बात पर जाता है कि पूरे फर्श पर धागे फैले हुए हैं। वो डैनियल से पूछता है कि आखिर वो क्या बकवास किए जा रहा है। कॉन्गमिन उस पर तंज कसता है कि मौत के मुंह में खड़े होकर तुमने आर्टिस्ट से सीधे फिलोसफर बनने का फैसला कर लिया। लेकिन डैनियल उसे टोकते हुए कहता है कि जो अभी हो रहा है वो असल में एक इंस्पिरेशन है। वो कबूल करता है कि मौत के इतने करीब होने ने उसकी आंखें खोल दी हैं और उसे कुछ बहुत जरूरी समझ आया है। वो कहता है कि मौत के चंगुल में फंसने के बजाय उसने खुद मौत को अपनी तरफ खींचने का फैसला किया है। पता चलता है कि उसने उन धागों को गेमिंग आर्केड के ठीक ऊपर बने एक बहुत बड़े और भारी लोहे के ढांचे से बांध रखा था। कॉन्गमिन को अभी भी उसकी बातें समझ नहीं आती और उसे लगता है कि ज्यादा खून बह जाने के कारण डैनियल का दिमाग सटक गया है। तभी अचानक कॉन्गमिन को महसूस होता है कि वो तो चारों तरफ से धागों के जाल में फंसा हुआ है, जिसे डैनियल ने पहले से ही वहां बिछा रखा था। डैनियल बेहद एक्साइटेड होकर कॉन्गमिन से कहता है कि अब वो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। अपनी बची खुची ताकत समेटकर वो खड़ा होता है और कॉन्गमिन से कहता है कि तुम मेरा सबसे बेहतरीन मास्टरपीस बनने वाले हो। डैनियल की हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखों, नाक और मुंह से पानी बह रहा था और वो बस मरने ही वाला था। वो कॉन्गमिन से पूछता है कि क्या उसे उस भारी भरकम लोहे के ढांचे की आवाज आ रही है जो सालों तक आंधी तूफान झेलने के बाद अब सिर्फ इन चंद धागों के सहारे अपना बैलेंस खो रहा है। असल में डैनियल पहले ही उस भारी भरकम ढांचे को उन दोनों के ऊपर गिराने के लिए खींचना शुरू कर चुका था। जब कॉन्गमिन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता तब उसे सिचुएशन की गंभीरता का एहसास होता है। वहीं डैनियल कहता है कि एक दूसरे की जान लेना कितना खूबसूरत एहसास है। कॉन्गमिन अभी घबरा ही रहा था कि डैनियल दौड़कर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मेरे इस मास्टरपीस का नाम है मौत को गले लगाना। तभी वो भारी ढांचा पूरी बिल्डिंग पर गिर जाता है। डैनियल कॉन्गमिन को कसकर पकड़े रखता है और पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाती है। कुछ समय बाद ली सिन उस गिरे हुए मलबे के सामने खड़ा नजर आता है और इस बात पर हैरानी जताता है कि कैसे इतना बड़ा गेमिंग आर्केड धूल में मिल गया। ली सिन को यकीन नहीं हो रहा था कि डैनियल ने सर्वाइवल मैच में मौत को चुना। तभी वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके बगल में कॉन्गमिन खड़ा दिखाई देता है। कॉन्गमिन बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, बस उसे अपनी सिगरेट जलाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। कॉन्गमिन ली सिन को याद दिलाता है कि उसने उसका काम कर दिया है
और ली सिन भी मानता है कि उसने काम बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। असल में कॉन्गमिन ने आखिरी पलों में डैनियल को उसी के धागों से किसी तोहफे की तरह बांध दिया था और खुद वहां से बच निकला था। ली सिन कॉन्गमिन के लिए तालियां बजाता है और कहता है कि तुम शानदार नंबरों से पास हुए हो। वो भरोसा दिलाता है कि अब से नेटवर्क उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा। वो अपनी शर्तें बताने ही वाला होता है कि कॉन्गमिन उसे बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि वो उनके इशारे पर किसी को भी मारने के लिए तैयार है, इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद कॉन्गमिन स्कूल से घर लौटते समय सोच रहा था कि नेटवर्क में शामिल होने के बाद भी उन्होंने अभी तक उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे पर पहुंचकर पासकोड डालता है, वो अचानक ठिठक जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि घर के अंदर कोई आया था।